एपिसोड 31। मानवी का दबदबा। तारिणी का दिमाग धीरे काम करता है और जब उसने अनन्या शर्मा के शब्द सुने तो वह भ्रमित दिखी और नहीं जानती थी कि उनका क्या मतलब है। लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत बात करना शुरू कर दिया। तो यह वेणु शेखर का छोटा भाई है। बधाई हो बड़ी बहनों। अनन्या शर्मा के बगल में एक आदमी ने तुरंत अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बात की। इस आदमी का साधना स्तर आधार निर्माण अवस्था के दूसरे स्तर पर था, जो तारिणी के बराबर था, लेकिन वह दिमाग से तेज था और उसने विभिन्न शिखरों की सभी सुंदरियों को चुपके से याद कर लिया था। यद्यपि अनन्या शर्मा और तारिणी आश्चर्यजनक सुंदरियां नहीं हैं, वे दोनों अच्छी दिखने वाली हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ पुरुष शिष्यों का उन पर अच्छा प्रभाव था। जब आसपास के कई लोगों ने सुना कि यह वेणु शिखर का कोई व्यक्ति है, तो अनन्या शर्मा को जानने वाले कई लोगों ने प्रणाम किया। अनन्या शर्मा मुस्कुराई और धीरे से जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखें गौरव गायकवाड़ की ओर मुड़ गईं। जैसा कि अपेक्षित था, जब गौरव गायकवाड़ ने अपने आसपास की बातचीत सुनी तो उसका भाव तुरंत बदल गया। हाल ही में वेणु शेखर की प्रमुख मेघा इंद्रधनुष ने आत्मा पृथक्करण अवस्था को पार किया और बहुत प्रसिद्ध हो गई, जिसमें नवसूर्य शिखर को ढकने की प्रवृत्ति थी। अगर पवन वज्र घाटी की बड़ी बहन द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड वास्तव में टूट जाता है तो वेणु शिखर निश्चित रूप से फिर से सुर्खियों में होगा। नहीं, मुझे इसे होने से रोकना होगा। गौरव गायकवाड़ ने तुरंत मन बना लिया। फिर तीसरे पत्थर के चबूतरे पर आदित्य को देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। गौरव गायकवाड़ में इतनी खुलेआम हरकत करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन गौरव गायकवाड़ ने जल्दी से एक समाधान सोच लिया। वह धीरे धीरे उस चट्टान की ओर चला जहां आदित्य था और चढ़ना शुरू कर दिया। मूल रूप से उसके साधना स्तर के साथ पहला या दूसरा चबूतरा सबसे उपयुक्त होता, लेकिन इस बार गौरव गायकवाड़ ने सीधे चौथे चबूतरे को चुना क्योंकि चौथा चबूतरा इस समय खाली था। बिजली के तपन को सहन करने में विफल रहने के बाद लोगों का पत्थर के चबूतरे से नीचे गिरना आम बात है। गौरव गायकवाड़ का विचार बहुत सरल था। उसने बहाना बनाया कि वह टिक नहीं पा रहा है और चौथे चबूतरे से गिर गया। जब तक वह दिशा को समायोजित करता, वह तीसरे चबूतरे पर आदित्य से टकरा सकता था। इस मामले में आदित्य अनिवार्य रूप से नीचे गिर जाता। अनन्या शर्मा ने आदित्य के सिर के ऊपर चौथे चबूतरे पर ध्यान में बैठे गौरव गायकवाड़ को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। सब कुछ उसकी योजना में था। तारिणी ने आखिरकार इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की और अनन्या शर्मा को देखा, उसके चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। मानवी चौहान ने गौरव गायकवाड़ को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। हर्षिता वाघेला मुस्कुराई और बोली, बड़ी बहन, ऐसा लगता है कि वेणु शिखर उतना सामंजस्यपूर्ण नहीं है जितना हमने सोचा था। मानवी चौहान एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सकी और फिर शांति से बोली, बस एक उछल कूद करने वाला मस्खरा। हर्षिता वाघेला ने थोड़ा सिर हिलाया, उनकी आंखें अनन्या शर्मा और तारिणी पर फिरीं और उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। अनन्या शर्मा ने अचानक कुछ महसूस किया, ऊपर देखा और हर्षिता वाघेला की नजर से मिली। वो अपने दिल में थोड़ा घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। इस पल आदित्य को बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। वह एक साथ कई काम कर रहा था। वज्रमणि को संघनित करने के अलावा उसने स्वचालित रूप से बिजली के एक हिस्से को अपने पूरे शरीर की हड्डियों में निर्देशित किया, बिजली का उपयोग करके अपनी हड्डियों को तपाया। आदित्य स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कमजोर बिजली के नीचे उसके पूरे शरीर की हड्डियां धीरे धीरे कुछ विशेष परिवर्तनों से गुजर रही थीं। समय समय पर काले धुएं की एक लपट निकलती जो हड्डियों पर काली अशुद्धियां थीं। आदित्य ने खुद उम्मीद नहीं की थी कि यह तरीका इतना उपयोगी होगा। इस पल आदित्य के नाभि चक्र में एक मुट्ठी के आकार का वज्रमणि दिखाई दिया। यद्यपि यह ठोस नहीं दिखता था, यह वास्तव में वज्र और बिजली की शक्ति से भरा हुआ था। आदित्य के शरीर में प्रवेश करने वाली बिजली दो भागों में बंट गई, जिनमें से एक लगातार वज्रमणि में प्रवेश करती रही। इस वज्रमणि के साथ वो पवन वज्र मुष्टि के पहले मुक्के का अभ्यास शुरू कर सकता है। आदित्य पवन वज्र मुष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक था। यह अफसोस की बात है कि बैंगनी ऊर्जा दहन तकनीक एक अग्नि गुण वाली तकनीक है, अन्यथा उसे पहले पवन और वज्र की शक्ति को संगठित नहीं करना पड़ता। इस पल आदित्य को अचानक याद आया कि विक्रम राठौड़ ने अपने पिछले जीवन में वज्र गुण वाली युद्धकला का अभ्यास नहीं किया था और उसने जो युद्धकला अभ्यास की थी वह भी अग्नि गुणों से संबंधित थी। लेकिन उसने पवन वज्र मुष्टि को पवन और वज्र की शक्ति को संगठित करने की आवश्यकता की समस्या को कैसे हल किया। मुझे वापस जाकर इसके बारे में ध्यान से सोचना होगा। इस पल अचानक आश्चर्य की एक चीख सुनाई दी। आदित्य को लगा कि एक तेज हवा ऊपर से नीचे आ रही है, सीधे उसकी ओर। आदित्य अपनी आंखें खोलने ही वाला था कि उसे अचानक लगा कि ऊपर से एक शक्तिशाली बल आ रहा है, जिसने सीधे उस तेज हवा को धकेल दिया जो आदित्य से टकरा रही थी। आदित्य जानता था कि कोई उसकी सहायता के लिए आया है, इसलिए उसने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। इस पल पवन वज्र घाटी में सभी लोग आश्चर्य से चिल्लाए। गौरव गायकवाड़ को दर्द से चीखते हुए वज्रकुंड में गिरते देखकर सभी लोग अपने चेहरों पर एक खुशी का भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सके।
मौजूद लोगों में कोई मूर्ख नहीं था। गौरव अभी अभी चौथे चबूतरे से गिरा था और आदित्य से टकराने ही वाला था, लेकिन बड़ी बहन ने अपनी उंगली से उसे सीधे उछाल दिया। मौजूद सभी लोग समझ गए कि गौरव गायकवाड़ के इरादे खराब थे। जब तक ये छोटा भाई नहीं उठता, तब तक किसी को भी तीसरे तल के ऊपर के चबूतरे पर आने की अनुमति नहीं है, अन्यथा मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। मानवी चौहान ने ठंड से बात की, उनकी आंखें दर्शकों पर फिरी और सबने अपने सिर झुका लिए। जी बड़ी बहन, सबने बात की, उनके भाव गंभीर थे। साथ ही उन्होंने मन ही मन बड़ी बहन की प्रशंसा की, ये कहते हुए कि वह वास्तव में बड़ी बहन थी। अकेले उसके व्यवहार ने अनगिनत लोगों को कुचल दिया। अनन्या शर्मा और तारिणी ने एक ही समय में अपने सिर झुका लिए। अनन्या शर्मा ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया, उसके नाखून उसकी हथेलियों में घुस गए और खून बह निकला। लेकिन अनन्या शर्मा को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ, केवल उसके दिल में एक आवाज थी जो अभी भी पागलों की तरह चीख रही थी। ये कैसे संभव है? बड़ी बहन उसकी मदद क्यों करेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वो बड़ी बहन को जानता है? धिक्कार है आदित्य सिंह, बस मेरा इंतजार करो। अनन्या शर्मा अपने दिल में बेतहाशा दहाड़ रही थी, और उसका भाव अब पहले जैसा शांत नहीं था, बल्कि थोड़ा बदसूरत था। गौरव गायकवाड़ की चीखें लगातार गूंजती रहीं। नीचे का वज्रकुंड निश्चित रूप से आधार निर्माण अवस्था के दूसरे स्तर के किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी। गौरव गायकवाड़ का चेहरा कागज की तरह पीला देखकर मानवी चौहान ने ठंड से सांस भरी और नीचे वज्रकुंड को पकड़ने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया। एक बल ने गौरव गायकवाड़ पर काम किया, उसे सीधे वज्रकुंड से बाहर निकालकर किनारे पर फेंक दिया। चाहे कुछ भी हो, यह व्यक्ति दूसरे बुजुर्ग का शिष्य भी है, इसलिए बस उसे एक सबक सिखाओ। गौरव गायकवाड़ का पूरा शरीर कांप रहा था, उसके शरीर पर बिजली चमक रही थी और वो बहुत दयनीय लग रहा था। ज्यादा देर नहीं हुई, गौरव गायकवाड़ आखिरकार ठीक हो गया। एक शब्द कहे बिना वो अपमान में पवन वज्र घाटी से चला गया। गौरव गायकवाड़ की घटना बस एक छोटा सा प्रसंग था, और फिर सबने अपना ध्यान आदित्य पर केंद्रित कर दिया। बड़ी बहन, तुम्हें क्या लगता है कि वो कितने समय तक टिक सकता है? हर्षिता वाघेला ने मानवी चौहान को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। मानवी चौहान ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया, फिर गंभीरता से कहा, मैं उस समय चौथे चबूतरे पर थी, जहां बिजली की शक्ति ज्यादा मजबूत थी। अगर वो 3 घंटे तक टिक सकता है, तो वो 2 घंटे में मेरे बराबर होगा। जब हर्षिता वाघेला ने यह सुना, तो उसने सिर हिलाया और बड़ी बहन की बात से सहमत हुई। समय तेजी से बीत रहा था, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। आदित्य अभी भी वहां बिना हिले डुले बैठा था। इस समय वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। बड़ी बहन, पूरे 3 घंटे हो गए हैं। हर्षिता वाघेला की आंखों में एक उलझन भरा भाव था, उसने कहा। मानवी चौहान ने सिर हिलाया, फिर आदित्य पर एक नजर डाली और शांत भाव से कहा, वह मुझसे बेहतर है। ये सुनते ही हर्षिता का शरीर एक पल में कांप गया। ये वाक्य बहुत कीमती था, क्योंकि यह अमर संस्था की सबसे प्रतिभाशाली साधक मानवी चौहान के मुंह से निकला था। ठीक इसी पल एक आकृति अचानक प्रकट हुई। यह 8वें बुजुर्ग गुरु जगन्नाथ थे। गुरु जगन्नाथ ने पहले ही बाहर जा चुके शिष्यों से आदित्य के बारे में सुन लिया था, इसलिए वह अंदर एक नजर देखने आए थे। 8वें बुजुर्ग को प्रणाम। मानवी चौहान, हर्षिता वाघेला और बाकी लोगों ने गुरु जगन्नाथ को प्रणाम किया। गुरु जगन्नाथ ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मानवी बेटी, तुम्हें तुम्हारा मुकाबला मिल गया है। मानवी चौहान हल्की सी मुस्कुराई, और उसके भीतर से एक मजबूत आत्मविश्वास की लहर उठी। 8वें बुजुर्ग, मैंने संस्था के लिए कई कीर्तिमान बनाए हैं। इंतजार करते हैं कि वह उन्हें एक एक करके तोड़े। इसके अलावा वह अभी प्राण साधना अवस्था का एक नया नवेला लड़का है। मेरे बराबर पहुंचना उसके लिए आसान नहीं होगा। मानवी के शब्द चारों ओर फैल गए, और जब अमर संस्था के शिष्यों ने उन्हें सुना, तो वे सभी प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। यही तो थी उनके दिलों की बड़ी बहन, हमेशा इतनी दबंग और आत्मविश्वास से भरी। गुरु जगन्नाथ तो बस मजाक कर रहे थे, उन्हें नहीं लगा था कि आदित्य की तुलना मानवी चौहान से की जा सकती है। गुरु जगन्नाथ ने आदित्य पर एक नजर डाली, फिर कहा, सब लोग यहाँ से जाओ, अपनी अपनी साधना का समय हो गया है। मैं इस लड़के पर नजर रखूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि वो कितनी देर तक टिक सकता है। जब सबने गुरु जगन्नाथ के शब्द सुने, तो उन्होंने एक साथ सिर हिलाया, फिर उनमें से कुछ पवन वज्र घाटी से चले गए, जबकि बाकी ने साधना के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी। अनन्या शर्मा ने तारिणी को सीधे खींच लिया, उसे यहाँ रुकने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मानवी चौहान ने भी हर्षिता वाघेला को सिर हिलाया, और अपने शरीर को एक झटका देकर वो पवन वज्र घाटी से निकल गई। जहां तक हर्षिता वाघेला की बात है, वो वहीं पालथी मारकर बैठ गई, लंबी तलवार अभी भी उसके घुटनों पर रखी थी, और उसने अपनी आंखें बंद करके साधना शुरू कर दी। इस समय अमर संस्था के प्रवेश द्वार पर संस्था प्रमुख आचार्य देवदत्त चौहान, दूसरे बुजुर्ग गुरु प्रताप और तीसरी बुजुर्ग मेघा इंद्रधनुष के साथ खड़े थे और चुपचाप इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी पल थोड़ी दूर पर एक विशाल तलवार दिखाई दी, जिस पर दर्जनों आकृतियां खड़ी थीं। सबसे आगे एक आदमी था, जिसकी पीठ पर एक बड़ा तलवार था।
उसके पीछे के सभी लोग लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, सिवाय उन तलवार के जो वे अपनी पीठ पर उठाए हुए थे। त्रिलोक खत्री, 10 साल से तुम्हें नहीं देखा और तुम अब भी वैसे ही हो। आचार्य देवदत्त चौहान ने आगे वाले आदमी से मुस्कुराते हुए और सहज भाव से कहा। आचार्य देवदत्त चौहान, पहले मेरा एक वार झेलो। त्रिलोक खत्री जोर से हंसा, अपने शरीर को झटका दिया और बड़ी तलवार से उड़कर ऊपर आ गया। उसकी पीठ पर बंधी बड़ी तलवार उछलकर उसके दाहिने हाथ में आ गई। त्रिलोक खत्री ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी तलवार उठाई और आचार्य देवदत्त चौहान पर लगातार 3 वार किए। ये सिर्फ एक वार नहीं था, ये साफ तौर पर 3 वार थे। 3 तलवारों की रोशनी हवा के विरुद्ध बढ़ी, एक पल में दर्जनों फुट की दूरी तय की और सीधे आचार्य देवदत्त चौहान के सिर के ऊपर पहुंच गई। फिर तीनों तलवारें एक में विलीन हो गईं और नीचे की ओर गिरीं। तेज धार की रोशनी ने हवा में एक तीखी विस्फोट जैसी आवाज पैदा की। धार अभी पहुंची नहीं थी, लेकिन भारी दबाव पहले ही आ चुका था। गुरु प्रताप और मेघा इंद्रधनुष के चेहरे एक ही समय में बुरी तरह बदल गए, जैसे उनके शरीर पर एक छोटा पहाड़ आ गया हो। आचार्य देवदत्त चौहान दिल खोलकर हंसे और अपनी आस्तीनें लहराईं, जिससे वो भारी दबाव एक पल में गायब हो गया। गुरु प्रताप और मेघा इंद्रधनुष दोनों ने राहत की सांस ली, भले ही दबाव उन पर नहीं था। लेकिन त्रिलोक खत्री आत्मा पृथक्करण अवस्था के 5वें स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा था और वे वास्तव में उसका सामना नहीं कर सकते थे। आचार्य देवदत्त चौहान ने आसमान से गिरती बड़ी तलवार को देखा, अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को मिलाकर एक तलवार बनाई और फिर उसे बाहर की ओर घोंप दिया। अगर आदित्य यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से इस तलवारबाजी को पहचान लेता, नीलगगन तलवारबाजी, जो अमर संस्था की सबसे बुनियादी तलवारबाजी थी। लेकिन अब आचार्य देवदत्त चौहान के हाथों में इसका एहसास बिल्कुल अलग था। एक तलवार का वार ऐसा लगा जैसे एक ही समय में सैकड़ों तलवारें चलाई गई हों और तलवारों की रोशनी लगातार त्रिलोक खत्री द्वारा चलाई गई बड़ी तलवार से टकराती रही। टन टन टन, तलवारों के टकराने की आवाज लगातार आती रही। अंत में तलवारें एक ही समय में गायब हो गईं। आचार्य देवदत्त चौहान शुरू से अंत तक एक कदम भी नहीं हिले, जबकि त्रिलोक खत्री ने लगातार 3 वार किए और दोनों की कला का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। अब और नहीं लड़ते, तुम जीत नहीं सकते। त्रिलोक खत्री दिल खोलकर हंसा और उसके हाथ में बड़ी तलवार उड़कर उसकी पीठ पर म्यान में वापस चली गई। आचार्य देवदत्त चौहान दिल खोलकर हंसे और फिर कहा, मंडप प्रमुख त्रिलोक, कृपया अंदर आइए। त्रिलोक खत्री ने सिर हिलाया, आचार्य देवदत्त चौहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और अमर संस्था के द्वार में प्रवेश किया। जल्द ही ये खबर फैल गई कि महातलवार मंडप के लोग अमर संस्था में आ गए हैं। साथ ही ये खबर भी फैल गई कि महातलवार मंडप के प्रमुख त्रिलोक अपने साथ कई शिष्यों को लेकर आए हैं, जिनमें बैंगनी भवन अवस्था, आधार निर्माण अवस्था और प्राण साधना अवस्था के शिष्य भी शामिल हैं, ताकि अमर संस्था के साथ एक मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान हो सके और शिष्यों के बीच दोस्ती बढ़ सके। जब ये खबर फैली तो पूरी अमर संस्था में हलचल मच गई और हर कोई इस बारे में बात करने लगा। अमर संस्था के सभागार में आचार्य देवदत्त चौहान मुख्य आसन पर बैठे थे और दूसरे बुजुर्ग गुरु प्रताप, तीसरी बुजुर्ग मेघा इंद्रधनुष, चौथी बुजुर्ग गुरु इंद्राणी, 7वें बुजुर्ग गुरु जयवंत, 8वें बुजुर्ग गुरु जगन्नाथ और मानवी चौहान दोनों तरफ बैठे थे। आचार्य देवदत्त चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात सब जानते हैं, ये प्रतियोगिता सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, ये संसाधनों का पुनर्वितरण भी है। बैंगनी भवन अवस्था का मुकाबला मानवी पर छोड़ दो, उसकी साधना तुम्हारे बराबर है, इसलिए तुम इसे संभाल लोगी। ये सुनकर मानवी चौहान खड़ी हुई और शांत भाव से बोली, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगी। बुजुर्गों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि यह प्रतियोगिता केवल युवा पीढ़ी के लिए थी और इसमें उम्र की सख्त पाबंदियां थीं। मानवी चौहान इस समय अमर संस्था की नंबर 1 युवा साधक है, स्वाभाविक रूप से वह नहीं हारेगी। आचार्य देवदत्त चौहान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर आगे कहा, हमें आधार निर्माण अवस्था के लिए 5 लोगों की जरूरत है। मैंने अस्थायी रूप से हर्षिता वाघेला और यशवर्धन को चुना है। बाकी 3 पर हम सब मिलकर चर्चा करते हैं। यशवर्धन दूसरे बुजुर्ग गुरु प्रताप का शिष्य है, उसकी साधना हर्षिता वाघेला के बराबर है, दोनों ही आधार निर्माण अवस्था के 9वें स्तर के शिखर पर हैं। देखा जाए तो यशवर्धन और हर्षिता वाघेला भी काफी दुखी हैं। वे मानवी चौहान के हम उम्र हैं, लेकिन मानवी चौहान द्वारा दबा दिए गए हैं। अब तो मानवी चौहान बैंगनी भवन अवस्था में भी प्रवेश कर चुकी है, जिससे फासला और बढ़ गया है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग सोचने पर मजबूर हो गए। हालांकि वे अपने शिष्यों की सिफारिश करना चाहते थे, लेकिन ये कोई मजाक नहीं था। तीसरी बुजुर्ग मेघा इंद्रधनुष ने सीधे कहा, प्रमुख बुजुर्गों, मैं चैतन्य पांडे की सिफारिश करती हूँ। जब सभागार में मौजूद सभी ने चैतन्य पांडे का नाम सुना तो उनके चेहरों पर एक अजीब सा भाव आ गया। चैतन्य पांडे आचार्य देवदत्त चौहान का शिष्य है और आधार निर्माण अवस्था के 8वें स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन वो आदमी हमेशा मानवी से विवाह करने की बातें करता रहता है। इसी वजह से मानवी उससे बहुत नाराज रहती है और कुछ समय पहले ही उसने उसकी इतनी पिटाई की थी कि पता नहीं अब तक वो ठीक भी हुआ है या नहीं।
जब चैतन्य पांडे का जिक्र हुआ तो मानवी चौहान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह सच में इस छोटे भाई से नफरत करती थी। अगर मेरे पिता न होते तो मैं बस अपनी तलवार से एक ही वार में उसका काम तमाम कर देती। आचार्य देवदत्त चौहान ने मानवी पर एक नजर डाली, सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। ईमानदारी से कहूं तो ये सारा मामला उनकी ही गलती थी, वरना उनकी बेटी घर से भाग नहीं जाती। चैतन्य पांडे का पिता भी अमर संस्था का एक बुजुर्ग था। आचार्य देवदत्त चौहान को बचाने की कोशिश में वह एक गुप्त स्थान पर मारा गया था। जब आचार्य देवदत्त चौहान संस्था में लौटे तो उन्होंने चैतन्य पांडे को अपने निजी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मजाक में कहा, मैं भविष्य में अपनी बेटी का विवाह चैतन्य से करूंगा। उम्मीद नहीं थी कि चैतन्य पांडे ने इसे गंभीरता से ले लिया और जब भी वो मानवी को देखता उसे पत्नी कहकर बुलाता। मानवी इतनी नाराज होती कि दांत पीस लेती और जब भी चैतन्य पांडे को देखती उसे इतना मारती कि वह दर्द से चीखने लगता। बाद में चैतन्य पांडे ने आखिरकार उसे पत्नी कहना छोड़ दिया, लेकिन उसने मानवी को परेशान करना बंद नहीं किया। कुछ समय पहले मानवी पीछे के पहाड़ से साधना करके लौटी थी। चैतन्य पांडे अभी अभी आधार निर्माण अवस्था के 8वें स्तर पर पहुंचा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसकी पुरानी आदतें फिर से उभर आईं। मानवी ने चैतन्य पांडे को इतना मारा कि उसने खून की उल्टी कर दी और गंभीर रूप से घायल हो गया। लगभग पूरी संस्था इस मामले के बारे में जानती थी, इसलिए हर किसी ने अभी अभी अवचेतन रूप से चैतन्य पांडे को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन जब मेगा इंद्रधनुष ने इस समय ये बात उठाई तो दूसरे बुजुर्गों ने चैतन्य पांडे के साधना स्तर के बारे में सोचा और एक साथ सिर हिलाया। ये देखकर कि सब सहमत हैं, आचार्य देवदत्त चौहान ने भी सिर हिला दिया। इसके बाद आधार निर्माण अवस्था के 7वें स्तर के 2 और लोगों की सिफारिश की गई, जिससे आधार निर्माण अवस्था के 5 स्थान पक्के हो गए। आधार निर्माण अवस्था के स्थान पक्के होने के बाद आचार्य देवदत्त चौहान ने गंभीरता से कहा, इस प्रतियोगिता की सबसे महत्वपूर्ण बात प्राण साधना अवस्था है। इस ऊर्जा मणि खदान के वितरण अनुपात में प्राण साधना अवस्था का हिस्सा 50% है, आधार निर्माण अवस्था का 40% और बैंगनी भवन अवस्था का 10% है। तो सब लोग सोचे कि प्राण साधना अवस्था की प्रतियोगिता के लिए 5 स्थानों की सिफारिश कैसे की जाए। आचार्य देवदत्त चौहान के शब्दों ने वहां मौजूद सभी को गंभीर बना दिया और वे सभी सोचने लगे। आचार्य देवदत्त चौहान ने अभी अभी जिस ऊर्जा मणि खदान के हिस्से का उल्लेख किया है वो अमर संस्था और महातलवार मंडप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई ऊर्जा मणि खदान है। यहाँ से होने वाली ऊर्जा मणि की आय पूरी अमर संस्था के राजस्व का 40% है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में अमर संस्था का हिस्सा 60% और महातलवार मंडप का 40% था। लेकिन हर 20 साल में दोनों संस्थाओं के बीच एक प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता के परिणामों के आधार पर वितरण अनुपात फिर से स्थापित किया जाता है। यह निश्चित रूप से अमर संस्था के लिए एक बड़ी घटना है। अमर संस्था के बड़े बुजुर्ग चंदन भाटिया साल भर ऊर्जा मणि खदान के प्रभारी रहे हैं, जो इस खदान के महत्व को दर्शाता है। प्रमुख बुजुर्गों चेतन बिष्ट, धीरज सिंह और फराज हुसैन सभी प्राण साधना के 9वें स्तर पर हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वे भाग ले सकते हैं। जहां तक बाकी 2 लोगों की बात है, हमें इस पर ध्यान से सोचने की जरूरत है। आखिर हर प्रतियोगिता संस्था के 10% मुनाफे से जुड़ी है। दूसरे बुजुर्ग गुरु प्रताप ने शांत भाव से कहा। गुरु प्रताप के शब्दों को सबने माना। ये तीनों प्राण साधना अवस्था में अच्छे शिष्य थे, लेकिन यह पता नहीं था कि वे आधार निर्माण अवस्था में कितने साधना मंच बना पाएंगे। मुझे लगता है कि हर्ष ग्रोवर भाग ले सकता है। हालांकि वह प्राण साधना के 8वें स्तर के शिखर पर है, लेकिन वह एक शारीरिक साधक भी है। उसकी युद्ध शक्ति चेतन बिष्ट और दूसरों से ज्यादा कम नहीं है। 7वें बुजुर्ग गुरु जयवंत ने कहा। हर्ष ग्रोवर 7वें बुजुर्ग का शिष्य है और सबने उसकी युद्ध क्षमता के बारे में सुना है। आखिर उसने संस्था में चेतन बिष्ट और अन्य तीनों को कई बार चुनौती दी है। हालांकि वे अंत में सभी में असफल रहे, लेकिन वे सैकड़ों चालों तक टिके रहे। आचार्य देवदत्त चौहान ने सिर हिलाया, फिर कहा, इन चारों का फैसला हो गया है। क्या किसी के पास आखिरी वाले के लिए कोई और विकल्प है? जब बुजुर्गों ने यह सुना तो वे सभी अपनी आंखें बंद करके गहराई से सोचने लगे। मैं किसी की सिफारिश करती हूँ। इस समय मानवी चौहान ने शांत भाव से कहा। ये सुनकर आचार्य देवदत्त चौहान और अन्य बुजुर्गों ने आश्चर्य से मानवी चौहान की ओर देखा। आप जानते हैं, उन्होंने कभी मानवी चौहान को ये कहते नहीं सुना था कि वो किसी की प्रशंसा करती है। आचार्य देवदत्त चौहान ने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मानवी, बताओ, मैं सच में उत्सुक हूं कि प्राण साधना अवस्था का कौन सा छोटा लड़का तुम्हारी नजर में आ गया है। बुजुर्ग भी बहुत उत्सुक थे और सभी मानवी चौहान की ओर देखने लगे। मानवी चौहान ने तीसरी बुजुर्ग मेघा इंद्रधनुष की ओर इशारा किया और कहा, मैं तीसरी बुजुर्ग के शिष्य आदित्य सिंह की सिफारिश करती हूँ। जब मानवी चौहान ने ये कहा तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग चौंक गए, जिसमें मेघा इंद्रधनुष भी शामिल थीं, जो सभी बहुत हैरान थे। इस समय 8वें बुजुर्ग गुरु जगन्नाथ मुस्कुराए और कहा, यह छोटा लड़का सच में दिलचस्प है। मुझे लगता है कि वो ये कर सकता है।
आठवें बुजुर्ग को बोलते सुनकर आचार्य देवदत्त चौहान, गुरु प्रताप, गुरु इंद्राणी और अन्य काफी हैरान हुए। गुरु जगन्नाथ ने कुछ नहीं छिपाया और पवन वज्र घाटी में जो हुआ वो सबको बता दिया। जब सबने सुना तो उनकी आंखें चमक उठी। गुरु प्रताप ने मेघा इंद्रधनुष की ओर सार्थक दृष्टि से देखा। हालांकि उनके और मेघा इंद्रधनुष के बीच कई अप्रिय बातें थीं, लेकिन वह ऐसे मामलों पर चाले नहीं चलेंगे। आचार्य देवदत्त चौहान ने एक पल सोचा, फिर कहा, क्या प्राण साधना अवस्था का 7वां स्तर थोड़ा कम नहीं है? आचार्य देवदत्त चौहान के शब्दों ने सभी को गहरी सोच में डाल दिया। आखिर हर प्रतियोगिता 10% मुनाफे से जुड़ी थी, जो 10 लाख से ज्यादा ऊर्जा मणि के बराबर था। गुरु इंद्राणी ने मानवी चौहान पर एक नजर डाली, फिर कहा, मेरे पास एक समझौता वाला सुझाव है। हम प्राण साधना अवस्था के 8वें स्तर के किसी व्यक्ति को आदित्य सिंह के साथ मुकाबला करने की व्यवस्था करते हैं। अगर वो उसे हरा सकता है तो स्थान उसे दिया जाएगा। चौथी बुजुर्ग, यह एक अच्छा सुझाव है। हालांकि मैं आदित्य सिंह की गुरु हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं वास्तव में उसकी युद्ध शक्ति को नहीं जानती। मेघा इंद्रधनुष ने मुस्कुराते हुए कहा। मेघा इंद्रधनुष ने जो कहा वो वास्तव में आदित्य सिंह के लिए एक तरह की सुरक्षा थी। आखिर हर प्रतियोगिता ऊर्जा मणि खदान से होने वाले 10% मुनाफे से जुड़ी है। अगर तुम जीतते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम हारते हो तो इसका असर निश्चित रूप से आदित्य सिंह पर पड़ेगा। अगर पहले एक प्रतियोगिता की व्यवस्था की जा सकती तो आदित्य सिंह की गारंटी हो जाती। हारने के बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। जीतने का मतलब है कि उसका स्थान सभी द्वारा सर्वसम्मति से मान्यता प्राप्त है और कोई कुछ नहीं कह सकता। आचार्य देवदत्त चौहान ने सबको सिर हिलाते देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। इंतजार करो जब तक आदित्य सिंह पवन वज्र घाटी से बाहर न आ जाए और उसे यहाँ लाओ। मैं भी उत्सुक हूं कि मानवी के पवन वज्र घाटी के कीर्तिमान को तोड़ने वाला व्यक्ति कैसा दिखता है। आचार्य देवदत्त चौहान के शब्दों ने कई बुजुर्गों को ईर्ष्या से भर दिया और उन्होंने मन ही मन आदित्य सिंह की अच्छी किस्मत की प्रशंसा की। उसे न केवल संस्था की सबसे प्रतिभाशाली बड़ी बहन द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिफारिश की गई, बल्कि उसे संस्था प्रमुख द्वारा भी याद किया गया। परिणाम चाहे जो भी हो, आदित्य सिंह ने कुछ हासिल किया है। उसने अमर संस्था के कई बुजुर्गों पर एक छाप छोड़ी है। आदित्य सिंह को इस समय इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसने पाया कि तीसरे तल का पत्थर का मंच अब उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। उसने अभी अभी वज्र और बिजली की शक्ति को अपने पूरे शरीर की हड्डियों में निर्देशित किया था और कई काली अशुद्धियां निकल गई थीं, लेकिन कुछ अभी भी बहुत जिद्दी थीं। आदित्य सिंह ने लाचारी से अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में बिजली की चमक थी। आदित्य सिंह को आखिरकार जागते देख वहां मौजूद कई लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। ये लड़का इंसान नहीं है, वो वास्तव में 4 घंटे तक टिका रहा। हर्षिता वाघेला ने भी अपनी आंखें खोली और नीचे आदित्य सिंह पर प्रशंसा भरी नजरों से एक नजर डाली। इस समय सभी ने देखा कि आदित्य सिंह खड़ा हुआ और धीरे धीरे ऊपर की ओर चला गया। हे भगवान, ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो अभी भी संतुष्ट नहीं है और एक ऊंचे पत्थर के मंच को चुनौती देना चाहता है? जो लोग आदित्य पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने तुरंत आदित्य की हरकतों को देख लिया और कुछ आश्चर्य से चिल्ला पड़े। हर्षिता वाघेला, जो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने वाली थी, उसने आश्चर्य से आदित्य की ओर देखा। क्या ये लड़का सच में चौथे मंच को चुनौती देने जा रहा है? सबकी हैरान नजरों के बीच आदित्य चौथे मंच पर आया, पालती मारकर बैठ गया और अपने काम से उन्हें जवाब दिया। इस पल पवन वज्र घाटी में कई लोग बेचैन हो गए। वे आदित्य को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी छोटे राक्षस को देख रहे हों। आपको पता होना चाहिए कि चौथा मंच आधार निर्माण अवस्था के चौथे स्तर की साधना वाले लोगों के लिए है। जब उन्होंने आदित्य को अपनी आंखें बंद करते और उसके शरीर पर बिजली चमकते देखा तो सभी को एहसास हुआ कि यह सब सच था। एक पल में किसी ने यहाँ की खबर फैला दी। हर्षिता वाघेला ने आदित्य को गहराई से देखा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। जैसे ही आदित्य बैठा, उसे तुरंत अपने शरीर में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। यहाँ वज्र और बिजली की शक्ति तीसरे स्तर की तुलना में कम से कम 2 गुनी मजबूत थी। आदित्य तुरंत बहुत खुश हो गया। उसने वज्र और बिजली की शक्ति को अपने पूरे शरीर की हड्डियों में पहुंचाया, जिससे वज्र और बिजली की शक्ति हड्डियों पर मौजूद काली अशुद्धियों को तपा सके। काले धुएं की लकीरें लगातार निकलती रहीं, जिससे आदित्य खुश हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदित्य को धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां बदल गई हैं। मूल रूप से सफेद हड्डियां ऐसी लग रही थीं जैसे उन पर धुंध की एक परत चढ़ गई हो। धुंध की परत धीरे धीरे मोटी होती गई, जिससे ऐसा लगा जैसे हड्डियों के ऊपर एक अतिरिक्त परत आ गई हो। ये परत जमे हुए घी जैसी थी और इसमें एक विशेष तैलीय चमक थी। इस पल आदित्य को अचानक अपने शरीर की हड्डियों से एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। जैसे ही पहला विस्फोट हुआ, एक के बाद एक शरीर की हर हड्डी से यह आवाज सुनाई दे सकती थी। ये हड्डियों की आवाज है। आदित्य बहुत खुश था। हड्डियों की आवाज को हड्डी परिवर्तन भी कहा जाता है, जो एक मछली के नाक द्वार को पार करने जैसा है। हड्डियों की गूंज मानव शरीर में सबसे अद्भुत ध्वनि है। ये हड्डियों से सभी अशुद्धियों को हटाने के बाद सबसे शुद्ध ध्वनि है।
यह आवाज एक बच्चे के जमीन पर गिरकर रोने जैसी है, ये घोषणा करते हुए कि वो इस दुनिया में आ गया है। हड्डियों की गूंज एक घटना की घोषणा करती है, मणि अस्थि पूरी हो गई है। पूरे 206 छल्लों ने आदित्य को बेहद अद्भुत महसूस कराया। मानव शरीर की ताकत पूरे शरीर की हड्डियों से आती है, जो ताकत की नींव है। हड्डियों के सहारे के बिना सब कुछ एक मजाक है। 206 छल्लों के समाप्त होने के बाद आदित्य को तुरंत महसूस हुआ कि उसका शरीर एक भयानक शक्ति से भर गया है। ये बल इतना मजबूत है कि आदित्य के पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति से भी प्राण साधना अवस्था के 9वें स्तर के व्यक्ति को टुकड़ों में तोड़ सकता है। अमर साधकों की दुनिया में कई लोग शारीरिक प्रशिक्षण का अभ्यास करते हैं, मांसपेशियों और नसों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तरह के प्रशिक्षण में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा सही कहा जा सकता है। शक्ति का असली स्रोत हड्डियां हैं। हड्डियों में मज्जा रक्त का उत्पादन करती है और रक्त पूरे शरीर में बहता है, पूरे शरीर को बदल देता है। इसलिए शरीर प्रशिक्षण का अंतिम बाहरी स्तर हड्डी प्रशिक्षण है। अंतिम आंतरिक अवस्था भी आंतरिक अंगों को परिष्कृत करना है, यानी 5 आंतरिक अंगों को तपाना है। आदित्य ने अपनी आंखें खोली। उसने खुद उम्मीद नहीं की थी कि पवन वज्र घाटी की यह यात्रा उसे इतनी बड़ी उपलब्धि दिलाएगी। स्वर्ण त्वचा, मणि अस्थि और दिव्य निधि उसने पहले ही 2 पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा उसके ऊर्जा केंद्र में बिजली चमकता हुआ एक वज्र गोला है, जिसका मतलब है कि वो पवन वज्र मुष्टि का अभ्यास कर सकता है। जब आदित्य ने पवन वज्र मुष्टि की भयावहता के बारे में सोचा तो उसका दिल गुस्से से जल रहा था। आदित्य ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया, धीरे धीरे नीचे चला गया और फिर पवन वज्र घाटी छोड़ दी। ये छोटा शैतान आखिरकार चला गया। वो वास्तव में चौथे मंच पर 1 घंटे से अधिक समय तक टिका रहा। वो सचमुच एक शैतान है। आदित्य को दूर जाते देख पवन वज्र घाटी में कई लोगों ने राहत की सांस ली। वे वास्तव में आदित्य से तबाह हो गए थे। आदित्य अच्छे मूड में जैसे ही पवन वज्र घाटी से बाहर निकला, 8वें बुजुर्ग गुरु जगन्नाथ ने उसे रोक लिया। आदित्य सिंह, मेरे साथ आओ, संस्था प्रमुख तुमसे मिलना चाहते हैं। आदित्य उलझन में था और नहीं जानता था कि संस्था प्रमुख उससे क्यों मिलना चाहते हैं। पिछले जीवन में वो और संस्था प्रमुख 2 समानांतर रेखाओं की तरह थे, जिनका कोई चौराहा नहीं था और केवल कुछ बार दूर से एक दूसरे को देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पुनर्जन्म लेकर आया और एक तितली प्रभाव पैदा किया? या शायद पवन वज्र घाटी का मामला बाहर निकल गया और संस्था प्रमुख को पता चल गया। आदित्य समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। हालांकि उसकी याद में ये प्रमुख अंततः अपने शिष्य चैतन्य पांडे के हाथों मर गया। अमर संस्था पर अंततः चैतन्य पांडे ने कब्जा कर लिया और उसके कई वरिष्ठ नेता दुखद रूप से मारे गए। हालांकि चैतन्य पांडे के विक्रम राठौड़ के साथ अच्छे संबंध थे और विक्रम राठौड़ के समर्थन से ही चैतन्य पांडे सफल हो पाया। बाद में आदित्य ने अमर संस्था छोड़ दी और अमर संस्था के मामलों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि बाद में उसने कुछ अस्पष्ट रूप से सुना कि बड़ी बहन मानवी चौहान ने चैतन्य पांडे को मारने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन उसे विशिष्ट स्थिति का पता नहीं था। गुरु जगन्नाथ की उड़ने वाली तलवार पर खड़े होकर दोनों जल्दी से अमर संस्था के मुख्य शिखर पर पहुंच गए। आदित्य को बहुत पछतावा हुआ। उसने आज पवन वज्र घाटी में अपना सारा उपस्थिति दर्ज कराने का समय इस्तेमाल कर लिया था, अन्यथा अगर उसने मुख्य शिखर पर उपस्थिति दर्ज कराई होती तो उसे निश्चित रूप से एक बड़ा इनाम मिलता। इस समय शिखर के मुख्य सभागार में आचार्य देवदत्त चौहान और बुजुर्ग बिखरे नहीं थे और अभी भी कुछ विवरणों पर चर्चा कर रहे थे। मानवी चौहान चुपचाप नीचे बैठी सुन रही थी। मानवी चौहान के व्यक्तित्व के साथ वो बहुत पहले चली गई होती, लेकिन चूंकि आदित्य की सिफारिश उसी ने की थी, इसलिए उसने रुककर देखने का फैसला किया। आखिर अगर आदित्य हार गया तो उसे भी शर्मिंदगी होगी। हालांकि हर्षिता वाघेला ने अभी अभी उसे एक संदेश भेजा और उसे बताया कि पवन वज्र घाटी में क्या हुआ, जिससे मानवी चौहान को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। जैसे ही आदित्य और गुरु जगन्नाथ पहुंचे, सबकी नजरें आदित्य की ओर मुड़ गईं और उसे देखने लगीं। आदित्य ने कमरे में चारों ओर एक नजर डाली, थोड़ा हैरान हुआ। वो स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद सभी को जानता था। शिष्य आदित्य सिंह प्रमुख बुजुर्गों और बड़ी बहन को प्रणाम करता है। आदित्य ने न तो विनम्र और न ही अभिमानी रवैये के साथ झुककर प्रणाम किया। आचार्य देवदत्त चौहान ने आदित्य पर एक नजर डाली और देखा कि आदित्य उन्हें देखकर बिल्कुल भी घबराया नहीं था, इसलिए वो मन ही मन सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। यह व्यवहार ही साबित करता है कि आदित्य अन्य शिष्यों से अलग है। आदित्य सिंह, कल हमारी अमर संस्था महातलवार मंडप के साथ शिष्यों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करेगी और मानवी ने तुम्हारी सिफारिश की है। लेकिन ये प्रतियोगिता संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अगले 20 वर्षों के लिए संस्था के संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करती है। सुरक्षित रहने के लिए हमने तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए प्राण साधना अवस्था के 8वें स्तर के किसी व्यक्ति की व्यवस्था की है। अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें ये स्थान मिलेगा। मैं तुम्हें एक निश्चित इनाम भी दूंगा। क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करते हो?
आचार्य देवदत्त चौहान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे मामले का कारण बता दिया। वास्तव में जब वो अभी अभी आया था तो गुरु जगन्नाथ ने संक्षेप में कुछ बातें बताई थीं। अब जब संस्था प्रमुख ने इसका परिचय दिया तो आदित्य तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। यह निश्चित रूप से मेरे लिए एक अच्छी बात है। जैसे ही आदित्य बोलने वाला था, सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। सूचना, स्वामी को चयन अवस्था में पाया गया है। सिस्टम का नया लक्ष्य जारी किया जा रहा है। चुनौती स्वीकार करो, महातलवार मंडप के लोगों को पराजित करो और अमर संस्था में प्रसिद्ध हो जाओ। लक्ष्य पूरा करने में जितना कम समय लगेगा, पुरस्कार उतने ही समृद्ध होंगे। जब आदित्य ने यह सुना तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। अगर वह एक सेकंड भी और हिचकिचाता तो ये सिस्टम और खुद का अपमान होता। शिष्य प्रमुख के सभी निर्देशों का पालन करेगा। आदित्य ने मुठियां बांधी और बोला। मेघा इंद्रधनुष ने आदित्य को थोड़ी चिंता से देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब आचार्य देवदत्त चौहान ने आदित्य के शब्द सुने तो उनकी आंखों में प्रशंसा दिखाई दी। वो फिर दिल खोलकर हंसे और बोले, बहुत बढ़िया। युवाओं को चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए साहसी होना चाहिए। सातवें बुजुर्ग, कृपया जाकर ललित जयवंत को यहाँ ले आइए। गुरु जयवंत ने सिर हिलाया और जल्दी से चले गए। एक पल बाद गुरु जयवंत एक मजबूत आदमी को लेकर आए। यह आदमी ललित जयवंत था। ललित जयवंत का शरीर मजबूत है। हालांकि उसने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसकी मांसपेशियां उभरी हुई हैं। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि वह शारीरिक प्रशिक्षण करने वाला व्यक्ति है। उसका साधना स्तर प्राण साधना के 8वें स्तर का अंतिम चरण है। शिष्य ललित जयवंत प्रमुख और बुजुर्गों को प्रणाम करता है। ललित जयवंत ने प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखें आदित्य को देख रही थीं और उसकी आंखों में थोड़ा तिरस्कार था। प्राण साधना अवस्था के 7वें स्तर का एक व्यक्ति उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है। वो उसे बाद में जरूर सबक सिखाएगा। आचार्य देवदत्त चौहान ने सिर हिलाया, फिर कहा, तुम सब अब समझ गए हो। विजेता कल महातलवार मंडप के साथ होने वाली प्रतियोगिता में संस्था का प्रतिनिधित्व करेगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा पुरस्कार भी दूंगा। जो कोई भी आज दूसरे को हराएगा उसे 10 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा मणि से पुरस्कृत किया जाएगा। 10 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा मणि 100 निम्न श्रेणी की ऊर्जा मणि के बराबर है, लेकिन वास्तव में यह उससे भी ज्यादा है। यह 110 निम्न श्रेणी की ऊर्जा मणि के बराबर है। आदित्य इतनी अच्छी बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। वो अब प्राण साधना के 10वें स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उसने एक मज्जा शोधन नाड़ी शोधन गोली पीछे छोड़ दी है, लेकिन ये सुरक्षित नहीं है। इन 10 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा मणि के साथ और हाथ में 100 से ज्यादा निम्न श्रेणी की ऊर्जा मणि के साथ सफलता की संभावना बेहतर होगी। फिर सभी सीधे सभागार के बाहर आ गए, जबकि आदित्य और ललित जयवंत चौक पर खड़े थे। इस दृश्य ने स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन संस्था प्रमुख और बुजुर्गों की उपस्थिति को देखते हुए किसी ने भी देखने के लिए पास आने की हिम्मत नहीं की और बस दूर से ही देखते रहे। ललित जयवंत ने आदित्य पर एक नजर डाली, मुस्कुराया और फिर कहा, छोटे भाई, मेरी मुट्ठी बहुत शक्तिशाली है। प्राण साधना के 8वें स्तर के शिखर पर कोई भी इसे नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए, वरना बाद में तुम्हें चोट लग सकती है। आदित्य ने ललित जयवंत को चुपचाप देखा और फिर उसके मुंह के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ललित भाई, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मुट्ठियां तुम्हारे मुंह जितनी शक्तिशाली हैं या नहीं। जब ललित जयवंत ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और फिर उसके शरीर पर तेज लगातार बढ़ता गया, जिससे प्राण साधना के 80% का तेज प्रकट हुआ। जैसे ही उसकी साधना पूरी तरह से प्रकट हुई, उसका शरीर और भी मजबूत हो गया, लगभग 2 आदित्य के बराबर। अजगर वृषभ मुष्टि। ललित जयवंत जोर से चिल्लाया, अपनी दाहिनी मुट्ठी बांधी और उसकी मांसपेशियां उभरी जब उसने आदित्य पर मुक्का मारा। जब उसने मुक्का मारा तो उस पर प्रकाश की एक विशेष परत थी और साथ ही एक अजगर वृषभ की दहाड़ थी जिसमें असाधारण गति थी। इस मौके को देखकर वहां मौजूद सभी बुजुर्गों ने थोड़ा सिर हिलाया। भले ही वे प्राण साधना के 8वें स्तर के शिखर पर होते, उन्हें भी इसे लेने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता। आदित्य ने मौके से आने वाली हवा को अपनी ओर सीटी बजाते हुए महसूस किया और मन ही मन सिर हिलाया। अगर मैं अभी तक मणि अस्थि स्तर तक नहीं पहुंचा होता तो मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता और विरोध करने के लिए वज्र विस्फोट मुष्टि का इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन अब ये शक्ति उसके लिए बहुत कमजोर है। आदित्य ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी बांधी और बिना किसी दिखावे के एक मुक्का मारा। धड़ाम की आवाज के साथ हवा में 2 मुठियां, एक बड़ी और एक छोटी, टकराईं। आदित्य शांत दिख रहा था, लेकिन ललित जयवंत के चेहरे पर दर्द था। इस पल आदित्य का शरीर हिला और वह सीधे ललित जयवंत की बाहों में घुस गया। इससे पहले कि दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपने बाएं हाथ से सीधे ललित जयवंत के पेट में मुक्का मारा। एक चीख सुनाई दी और ललित जयवंत पीछे की ओर उड़ गया और कई फुट दूर भारी रूप से गिर गया। उसका दाहिना हाथ लगातार कांप रहा था, उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था और उसका चेहरा दर्द से थोड़ा विकृत था। आचार्य देवदत्त चौहान और अन्य बुजुर्ग सभी जहां थे वहीं स्तब्ध रह गए।
उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि आदित्य ने अभी अभी क्या किया था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा था कि वे चौंक गए थे, क्योंकि आदित्य शुद्ध शारीरिक शक्ति का प्रयोग कर रहा था। मानवी चौहान का मूल रूप से थोड़ा तनावग्रस्त शरीर तुरंत शिथिल हो गया। हालांकि मानवी चौहान भी आदित्य के बारे में आशावादी थी, लेकिन उन्होंने कभी आदित्य को कार्रवाई करते नहीं देखा था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि आदित्य कितना मजबूत है। लेकिन इस पल उसे एहसास हुआ कि आदित्य की युद्ध शक्ति उसकी कल्पना से भी ज्यादा थी। तीसरी बुजुर्ग मेघा इंद्रधनुष ने भी राहत की सांस ली। वह भी बहुत हैरान थी और सोच रही थी कि आदित्य का शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है। जहां तक ललित जयवंत की बात है, इस समय कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। यह अमर साधकों की दुनिया है, बहुत यथार्थवादी और क्रूर। आचार्य देवदत्त चौहान दिल खोलकर हंसे और कहा, आदित्य सिंह, बुरा नहीं है, कल भी अच्छा काम करते रहना। आचार्य देवदत्त चौहान के बोलने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और 10 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा मणि आदित्य के सामने प्रकट हुई। आदित्य ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे 10 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा मणि ले ली। उसने फिर अपनी मुठ्ठियां बांधी और कहा, धन्यवाद प्रमुख। आचार्य देवदत्त चौहान ने सिर हिलाया, फिर मेघा इंद्रधनुष की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी बुजुर्ग, उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करो, शायद हमारी अमर संस्था एक बड़ा भाई पैदा करेगी। जब मेघा इंद्रधनुष ने यह सुना तो उसके चेहरे पर तुरंत एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो संस्था प्रमुख, मुझे आखिरकार एक अच्छा शिष्य मिल गया है। सभी बुजुर्गों ने आदित्य को देखा। वे अच्छी तरह जानते थे कि आदित्य को संस्था प्रमुख ने याद कर लिया है। अगर आदित्य कल अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे निश्चित रूप से संस्था का प्रमुख प्रशिक्षण दिया जाएगा। आदित्य धीरे धीरे मानवी चौहान से ज्यादा दूर नहीं एक जगह पर गया, अपनी मुठ्ठियां बांधी और गंभीरता से कहा, धन्यवाद बड़ी बहन। मानवी चौहान का भाव शांत था और फिर उसने शांत भाव से कहा, कल अच्छी तरह लड़ना, मुझे शर्मिंदा मत करना। जब आदित्य ने यह सुना तो उसने जल्दी से सिर हिलाया। उसे मजाकिया और लाचार दोनों महसूस हुआ। ये बड़ी बहन वास्तव में एक अलग तरीके से बात करती थी। आदित्य मेघा इंद्रधनुष के साथ ही वेणु शिखर पर लौटा। आदित्य, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक युद्ध तकनीक सिखाऊं ताकि तुम आज रात अच्छी तरह से इसका अभ्यास कर सको? मेघा इंद्रधनुष पूरे रास्ते इसी के बारे में सोच रही थी, इसलिए जैसे ही वो वेणु शिखर पर पहुंची उसने बात करना शुरू कर दिया। आदित्य ये सुनकर सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, फिर मुस्कुराया और कहा, गुरु, आप सिर्फ एक रात में बहुत कुछ नहीं समझ सकते। इसके अलावा गुरु ने मुझे अभी अभी मणिभंजक मुद्रा सिखाई है, लेकिन मुझे अभी भी इसकी शुरुआत नहीं मिली है। मैं अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा हूँ। जहां तक कल की प्रतियोगिता की बात है, गुरु, चिंता मत करो, जब तक प्रतिद्वंद्वी प्राण साधना अवस्था में है, मैं नहीं हारूंगा। जब मेघा इंद्रधनुष ने आदित्य के शब्द सुने तो उसने सिर हिलाया और अपने मन में विचारों को दूर कर दिया। तो तुम्हें आज रात अच्छी तरह से आराम करना चाहिए और कल की लड़ाई के बारे में चिंता मत करो। अगर तुम हार भी जाते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी गुरु यहाँ है, जो संसाधन तुम्हारे हैं वे भविष्य में कम नहीं होंगे। मैं अब आत्मा पृथक्करण अवस्था में हूँ और मेरे पास अपने शिष्यों की रक्षा करने की क्षमता है। एपिसोड 36, पवन वज्र मुष्टि और छोटा अनुयायी। जब आदित्य ने यह सुना तो वह बहुत प्रभावित हुआ और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। मेरे पिछले जीवन में मेरी नसों और नाड़ियों में समस्याएं थीं, लेकिन मेरी गुरु मेघा इंद्रधनुष ने मुझे कभी नीचा नहीं देखा और मेरे लिए औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए इधर उधर भागती रहीं। इस पल आदित्य ने मन ही मन तय कर लिया कि उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने पिछले जीवन की त्रासदी को फिर से नहीं होने देना चाहिए। गुरु, चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। मेघा इंद्रधनुष ने आदित्य को कुछ और निर्देश दिए, फिर मुड़ी और चली गई। आदित्य अपने आवास पर लौटा लेकिन कमरे में नहीं गया। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। आदित्य ने अपने मन में पवन वज्र मुष्टि के पहले प्रहार के प्रशिक्षण की विधि को याद किया। इस प्रहार को पवन वज्र रूपांतरण कहा जाता था। पवन वज्र रूपांतरण पवन वज्र मुष्टि का पहला प्रहार है, जो शरीर में हवा और वज्र की शक्ति को जुटाकर वज्र मुष्टि की गति बनाता है। आदित्य ने इस प्रहार का कई बार अभ्यास किया था और वास्तव में वह इसे अपने दिल में पहले से ही जानता था, लेकिन उसने गलतियां करने से बचने के लिए अभ्यास करने से पहले इसे ध्यान से सोचा। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सब कुछ समझ लिया। एक पल बाद आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में बिजली की एक चमक थी। पवन वज्र रूपांतरण। आदित्य ने एक धीमी गर्जना की, अपनी दाहिनी मुट्ठी बांधी और उसके ऊर्जा केंद्र में वज्र गोला घूमने लगा। वज्र गोले से बिजली की शक्ति की धागे जैसी लकीरें निकलीं और तुरंत आदित्य की नसों और नाड़ियों में प्रवेश कर गईं। आदित्य को अपनी नसों और नाड़ियों में एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसके चेहरे पर भाव और भी गंभीर हो गया। आदित्य ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसकी दाहिनी मुट्ठी पर बिजली चमक रही थी। उसने सीधे कई फुट दूर 10,000 पौंड की एक विशाल चट्टान पर मुक्का मारा। धमाका! एक जोरदार कंपन की आवाज आई और हजारों पौंड की विशाल चट्टान टुकड़ों में बिखर गई, अनगिनत मलबे के टुकड़ों में बदल गई जो चारों दिशाओं में उड़ रहे थे। आदित्य ने अपनी लार नीली और खुद भी चौंक गया।
टूटे हुए पत्थरों पर बिजली के निशान नाच रहे थे। जहां मुठ्ठियां लगी थीं, वहां एक झुलसा हुआ काला निशान था। ये केवल पहला प्रहार था और शक्ति पहले से ही भयानक थी। आदित्य ने अनुमान लगाया कि आधार निर्माण अवस्था के पहले स्तर का कोई व्यक्ति भी उसके शक्तिशाली और दबंग प्रहार का सामना नहीं कर पाएगा। सीधे सामना करने पर निश्चित रूप से गंभीर क्षति होगी। लेकिन समस्या यह है कि मैं केवल प्राण साधना के 7वें स्तर के शिखर पर हूं। आदित्य जानता था कि उसकी ताकत उसके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग थी। ये किस तरह की मुक्केबाजी है? ये बहुत दबंग है। जया की आवाज आदित्य के कानों में गूंजी और उसकी आवाज में आश्चर्य का भाव था। पवन वज्र मुष्टि। आदित्य ने इसे नहीं छिपाया और जया को सीधे बता दिया। उन दोनों ने एक जीवन श्राप पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए आदित्य को डर नहीं था कि जया उसके बारे में कुछ जान जाएगी। इसके अलावा आदित्य अच्छी तरह जानता था कि जया उसका एक बड़ा खजाना है, बस उसे इसे विकसित करने का समय नहीं मिला था। इस समय कई आकृतियां उड़कर आईं। वे मेगा इंद्रधनुष, अनन्या शर्मा, ऋषभ और तारिणी थीं। आदित्य, तुम ठीक तो हो? मेगा इंद्रधनुष ने चारों ओर बिखरे पत्थरों पर एक नजर डाली और जल्दी से पूछा। आदित्य को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वह अभी अभी इस बारे में भूल गया था। गुरु, मैंने अभी एक युद्ध तकनीक की कोशिश की और इससे बहुत शोर हुआ। जब मेगा इंद्रधनुष ने यह सुना तो उसे तुरंत राहत महसूस हुई। अनन्या शर्मा और तारिणी ने अपनी गुरु पर एक नजर डाली, फिर आदित्य पर, और उनके चेहरे तुरंत काले पड़ गए। चारों ओर बिखरे पत्थरों से यह देखा जा सकता है कि यह युद्ध तकनीक बहुत शक्तिशाली है। इस समय उन दोनों को लगा कि मेगा इंद्रधनुष पक्षपाती है, और साथ ही वे आदित्य से और भी ज्यादा असंतुष्ट हो गईं। आदित्य ने इन दो बेवकूफ बड़ी बहनों को नजरअंदाज किया। उसने अपने दूसरे बड़े भाई ऋषभ को नमस्ते कहा। जैसे ही उसकी गुरु चली गई, वो तुरंत अपने कमरे में चला गया। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया, जिसने कमरे को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। अनन्या शर्मा और तारिणी ने अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर बिना कुछ कहे मुड़ी और चली गईं। अगले दिन मुख्य शिखर पर बड़ा चौक लोगों से खचाखच भरा था। अमर संस्था के हजारों शिष्य दिखाई दिए, और उनमें से कई ने आज की रोमांचक प्रतियोगिता देखने के लिए कल रात ही अपनी सीटें पकड़ ली थीं। जब मेगा इंद्रधनुष और उसके 4 शिष्य मुख्य शिखर पर पहुंचे तो जगह पहले से ही भीड़ से भरी थी। हालांकि मेगा इंद्रधनुष के लिए स्वाभाविक रूप से एक सीट थी, और उसकी सीट देखने के मंच के सामने थी। जहां तक अनन्या शर्मा और दूसरों की बात है, वे केवल खुद ही देखने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। अनन्या, तुम लोग खुद ही एक जगह ढूंढ लो, मेगा इंद्रधनुष ने शांत भाव से कहा। अनन्या शर्मा और दूसरों ने सिर हिलाया, फिर मुड़े और चले गए। अचानक तारिणी अपनी भौहों पर शिकन के साथ मुड़ी, आदित्य को देखा और फिर शांत भाव से कहा, छोटे भाई, तुम क्यों नहीं जाते? आदित्य का भाव शांत था। उसने बस तारिणी पर एक नजर डाली, बिना बोलने के किसी इरादे के। जब तारिणी ने आदित्य का भाव देखा तो वो बहुत नाराज हो गई और महसूस किया कि आदित्य तुम्हारे साथ नहीं है, वो बस मेरे साथ रह सकती है। मेगा इंद्रधनुष ने शांत भाव से कहा। अनन्या शर्मा और तारिणी यह सुनकर चौंक गईं। उन्हें नहीं पता था कि आदित्य प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है। इस समय अनन्या शर्मा का दिल अंतहीन गुस्से से भर गया था। मैं गुरु की सबसे बड़ी शिष्या हूं, इसलिए मैं ही वो हूं जिसे उनके पास रहना चाहिए। ये छोटा भाई क्यों होना चाहिए? अनन्या शर्मा ने अपना सिर झुका लिया ताकि उसकी आंखों में गुस्सा न दिखे, लेकिन उसकी मुठ्ठियां थोड़ी कस गई थीं, जो उसकी आंतरिक अशांति को दर्शा रही थीं। मेगा इंद्रधनुष ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया और आदित्य को सीधे देखने के मंच पर ले गई। आदित्य ने तारिणी को शांत भाव से देखा, उसकी आंखों में थोड़ा तिरस्कार था, और फिर अपनी गुरु के पीछे हो लिया। बड़ी बहन, उसे देखो। तारिणी ने बस अपना मुंह खोला ही था कि अनन्या शर्मा ने उसे सिर हिलाकर रोक दिया और फिर खाली भाव से चली गई। हालांकि तारिणी बहुत नाखुश थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। तीनों में से केवल ऋषभ का भाव शांत था, उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। वेणु शिखर की सबसे बड़ी शिष्या और काफी सुंदर होने के नाते अनन्या शर्मा के आसपास स्वाभाविक रूप से कुछ चापलूस थे। अनन्या शर्मा और दूसरों को आते देख ज्यादा दूर नहीं एक आदमी ने पागलों की तरह हाथ हिलाया। उसने पहले ही उनके लिए एक सीट आरक्षित कर ली थी। ये स्थिति प्रतियोगिता मंच के बहुत करीब है, इसलिए आप मंच पर लड़ाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आदित्य ने थोड़े मोटे शरीर वाले उस व्यक्ति पर एक नजर डाली और उसकी आंखों में दया का भाव था। ये छोटा मोटा लड़का छठे बुजुर्ग गुरु यज्ञेश का शिष्य है, जिसका नाम फैजल शेख है, और उसका वर्तमान साधना स्तर आधार निर्माण अवस्था का 3रा स्तर है। अंतिम अंत बहुत दुखद था। एक गुप्त क्षेत्र में एक परीक्षण के दौरान अनन्या शर्मा की रक्षा करने के लिए उसका ऊर्जा केंद्र बिखर गया और वह एक विकलांग व्यक्ति बन गया, जिसने दुखी होकर अमर संस्था छोड़ दी। आदित्य को अभी भी याद है कि जब छोटा मोटा आदमी चला गया तो वह वेणु शिखर पर आया और अनन्या शर्मा से मिलने के लिए कहा। लेकिन उसने दिन से रात तक इंतजार किया, लेकिन अनन्या शर्मा नहीं आई और मोटा आदमी अंत में निराश होकर चला गया।
आदित्य को अभी भी छोटे मोटे लड़के की पीठ याद है जब वह चला गया। वह जवान था, लेकिन उसकी पीठ झुकी हुई थी। लेकिन आदित्य ने कभी इस छोटे मोटे लड़के की मदद करने के बारे में नहीं सोचा। आखिर उनके पिछले जीवन में उन दोनों के बीच का रिश्ता बस सामान्य था। इसके अलावा अनन्या शर्मा की वजह से छोटा मोटा लड़का विक्रम राठौड़ का छोटा अनुयायी बन गया। बड़ी बहन गुरु बहुत पक्षपाती हैं। वेणु शेखर के हम चारों में से गुरु के साथ रहने की बारी उसकी नहीं है। अगर गुरु के साथ रहना है तो वो बड़ी बहन होनी चाहिए, तारिणी ने गुस्से से कहा। उसके शब्दों ने वास्तव में अनन्या शर्मा के दिल को छू लिया। छोटी बहन, गुरु के ऐसा करने के जरूर कोई कारण होंगे। शिष्य होने के नाते हम उनके बारे में पीछे से कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? ये सुनने के बाद ऋषभ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बोला। हालांकि ऋषभ तारिणी को पसंद करता था, लेकिन वह एक सीधा सादा व्यक्ति था और अपनी गुरु का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने तुरंत उसका खंडन किया। जब तारिणी ने यह सुना तो वो और भी नाराज हो गई और जवाब देने ही वाली थी, लेकिन अनन्या शर्मा ने उसे घूरकर देखा और वो बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। तीसरी छोटी बहन, चलो इस मामले पर चर्चा न करें। छोटा भाई देर से शामिल हुआ है, इसलिए यह सही है कि गुरु उसकी ज्यादा देखभाल करें। अनन्या शर्मा ने शांत भाव से कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऋषभ ने यह सुनने के बाद तुरंत सिर हिलाया और सहमत हो गया। बड़ी बहन सही है, यह सही है कि हम छोटे भाई को रास्ता दें। जब तारिणी ने ऋषभ की बातें सुनी तो वह लगभग गुस्से से पागल हो गई। इस पल तारिणी को इस दूसरे बड़े भाई से भी नफरत हो गई। फैजल शेख ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से मामले को शांत करने की कोशिश की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बहन, वहां खड़े रहने का क्या मतलब है? तुम हिलने की भी हिम्मत नहीं करते? हम नीचे अभी भी आज़ाद और बेफिक्र हैं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत बुजुर्गों के साथ रहने से है। फैजल शेख की मध्यस्थता से अनन्या शर्मा और तारिणी ने अब इस मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन तारिणी ऋषभ से और भी ज्यादा नाराज हो गई। इस समय देखने के मंच पर चौथी बुजुर्ग गुरु इंद्राणी, छठे बुजुर्ग गुरु यज्ञेश, सातवें बुजुर्ग गुरु जयवंत, आठवें बुजुर्ग गुरु जगन्नाथ और नौवें बुजुर्ग गुरु लोकेश सभी प्रकट हो चुके हैं। छठे बुजुर्ग गुरु यज्ञेश को देखते हुए आदित्य की आंखों में हत्या का इरादा दिखाई दिया, लेकिन यह एक पल में गायब हो गया। गुरु यज्ञेश अमर संस्था के धन सभागार के प्रभारी हैं। अगर संस्था के किसी भी शिष्य से कोई गंभीर गलती हो जाती है तो गुरु यज्ञेश को उन्हें सजा देने की आवश्यकता होती है। लेकिन अपने पिछले जीवन में गुरु यज्ञेश ने विक्रम राठौड़ का पक्ष लिया और विक्रम राठौड़ के जानबूझकर उकसाने के बाद आदित्य की विक्रम राठौड़ के साथ एक भयंकर लड़ाई हुई। परिणाम स्वाभाविक रूप से ये था कि आदित्य हार गया और विक्रम राठौड़ द्वारा घायल हो गया। गुरु यज्ञेश ने सही या गलत की परवाह नहीं की और कहा कि आदित्य ने नए शिष्य को धमकाया। उसने अपने आदमियों को आदित्य को 50 कोड़े मारने का आदेश दिया, जिससे आदित्य की त्वचा फट गई और मांस बाहर आ गया। जहां तक विक्रम राठौड़ की बात है, वह 3 दिनों तक अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए घर के अंदर रहा। आदित्य इस घटना को अपनी बाकी जिंदगी याद रखेगा। एक और बात यह है कि मेघा इंद्रधनुष की मृत्यु के बाद गुरु यज्ञेश ने सीधे वेणु शिखर पर कब्जा कर लिया और आदित्य और दूसरों को बाहर निकाल दिया। इन दोनों बातों ने मिलकर आदित्य को गुरु यज्ञेश के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं रखने दी और वह आदित्य की हत्या सूची पर भी था। बेशक हम उसे अभी नहीं मारेंगे, लेकिन जब तक उसका साधना स्तर थोड़ा बेहतर नहीं हो जाता तब तक इंतजार करेंगे। जहां तक नौवें बुजुर्ग गुरु लोकेश की बात है, वह एक रसायन विद्या का दीवाना है। वह किसी और चीज की परवाह नहीं करता और अपना पूरा दिमाग रसायन विद्या में लगा देता है। अमर संस्था की लगभग सभी मौजूदा औषधियां नौवें बुजुर्ग द्वारा प्रबंधित औषधि शिखर से आती हैं। इस समय दूसरे बुजुर्ग गुरु प्रताप पहुंचे। उनके पीछे एक शांत और स्थिर आभामंडल वाला एक आदमी था, जैसे कि वह एक पहाड़ हो। वह उनका सबसे बड़ा शिष्य यशवर्धन था। यशवर्धन और आदित्य की तरह वे दोनों अपने अपने गुरुओं के पीछे खड़े थे। यशवर्धन मुड़ा और आदित्य पर एक नजर डाली। उसका भाव पानी की तरह शांत था, हालांकि उसकी आंखों में एक अकथनीय अर्थ का संकेत था। आदित्य ने यशवर्धन को थोड़ा सिर हिलाया। उन दोनों के पिछले जीवन में ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए आदित्य का रवैया अपेक्षाकृत उदासीन था। यशवर्धन ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर अपना सिर घुमा लिया और आदित्य को देखना बंद कर दिया। आदित्य ने परवाह नहीं की, लेकिन उसे हमेशा लगा कि जब यशवर्धन उसे देखता है तो उसकी आंखें थोड़ी अलग होती हैं। बड़ी बहन आ गई। बड़ी बहन हर्षिता आ गई। इस समय अमर संस्था के सभी शिष्य जय जयकार करने लगे। मैंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक लंबी तलवार पर 2 सुंदर आकृतियां खड़ी थीं। आगे वाली महिला ने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी, शाही और सुंदर। हालांकि वह वहां शांत खड़ी थी, लेकिन उससे एक स्वाभाविक आत्मविश्वास झलक रहा था। वो स्वाभाविक रूप से मानवी चौहान है। मानवी चौहान के पीछे चमकीले पीले कपड़ों में एक महिला थी, जिसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी, जो समान रूप से उज्ज्वल और सुंदर थी। लेकिन मानवी चौहान के शक्तिशाली आभामंडल की तुलना में वो हमेशा हीन महसूस करती है। वो तलवार शिखर से हर्षिता वाघेला है। जब अमर संस्था के बुजुर्ग पहुंचे तो शिष्यों के भाव शांत थे,
लेकिन मानवी चौहान और हर्षिता वाघेला के प्रकट होने के साथ पूरा दृश्य अचानक फट गया। कई लोगों ने हवा में दो आकृतियों को मोह से देखा, उनकी आंखों में विस्मय था। यशवर्धन की आंखें, जो कसकर बंद थीं, इस समय धीरे धीरे खुलीं और उसने हर्षिता वाघेला को लड़ने की एक मजबूत इच्छा के साथ देखा। जब यशवर्धन ने मानवी चौहान को देखा तो उसके मुंह के कोने थोड़े हिल गए और फिर उसने आह भरी। वो पिटने से डर गया था। आदित्य ने उन दोनों पर एक नजर डाली और अपने आसपास के जय जयकार करने वाले शिष्यों को देखकर उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। इस समय अमर संस्था अभी भी बहुत सामंजस्यपूर्ण थी। मानवी का आकर्षण हम बूढ़े लोगों से कहीं बेहतर है। दूसरे बुजुर्ग गुरु प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दूसरे बुजुर्ग हंसी में फूट पड़े। दूसरे बुजुर्ग, क्या आप भी मानवी से ईर्ष्या करते हैं? चौथी बुजुर्ग गुरु इंद्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे बुजुर्ग गुरु प्रताप दिल खोलकर हंसे और कहा, ये ईर्ष्या से ज्यादा है, ये पुरानी यादें हैं। जब हम जवान थे तो हम भी महत्वाकांक्षा और जोश से भरे थे। उस समय उसकी साधना बहुत कम थी, फिर भी वो साहसिक बयान देने और डींगे हाँकने की हिम्मत करता था। अब जब मेरी साधना में सुधार हुआ है तो मुझे लगता है कि जो महत्वाकांक्षा मेरे पास तब थी वह चली गई है। मैं हर दिन केवल संस्था और उसके शिष्यों के बीच के छोटे मोटे मामलों के बारे में सोचता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं अतीत को इतना याद करता हूँ। जैसे ही गुरु प्रताप ने बोलना समाप्त किया, सभी बुजुर्ग एक ही समय में चुप हो गए। वे भी वैसे ही थे। संस्था प्रमुख आ गए हैं, महातलवार मंडप के प्रमुख आ गए हैं। इस समय एक जोरदार चिल्लाहट पूरे स्थल में फैल गई और दूर से एक बड़ी तलवार उड़कर आई जिस पर दर्जनों आकृतियां खड़ी थीं और सबसे आगे त्रिलोक खत्री था। बड़ी तलवार से ज्यादा दूर नहीं, दो आकृतियां एक ही समय में प्रकट हुईं। दो आकृतियों का नेतृत्व आचार्य देवदत्त चौहान कर रहे थे और उनके पीछे उनका शिष्य चैतन्य पांडे था। जिस पल ये लोग प्रकट हुए, आदित्य की आंखें चैतन्य पांडे पर टिकी थीं। भविष्य में यह व्यक्ति आचार्य देवदत्त चौहान को मार डालेगा और अमर संस्था का प्रमुख बन जाएगा। हालांकि मानवी चौहान ने बाद में उसे मारने के लिए लोगों को वापस भेजा, लेकिन आचार्य देवदत्त चौहान पहले ही धूल में मिल चुके थे। अपने पिछले जीवन में आदित्य ने चैतन्य पांडे को शायद ही कभी देखा था। आखिर दोनों एक ही स्तर के लोग नहीं थे और उसकी नसें और नाड़ियां क्षतिग्रस्त थीं, इसलिए चैतन्य पांडे उसे देखेगा भी नहीं। आदित्य ने देखा कि हालांकि चैतन्य पांडे आचार्य देवदत्त चौहान के पीछे चल रहा था, लेकिन उसकी आंखें मानवी चौहान पर टिकी थीं, जिसमें बेहद जोशीली आंखें थीं। आदित्य ने उसकी आंखों में एक मजबूत अधिकार की भावना देखी। क्या ऐसा हो सकता है कि चैतन्य पांडे का बाद में व्यक्तित्व में बदलाव मानवी चौहान से संबंधित है? आदित्य मन ही मन अनुमान लगाए बिना नहीं रह सका, ये सोचकर कि यह वास्तव में संभव है। आदित्य की पिछले जीवन की याद में मानवी चौहान अगले कुछ दिनों में जाने वाली लग रही थी और उसे वापस आने में 100 साल लगेंगे। जब आदित्य ने इसमें शामिल रंजिशों के बारे में सोचा तो उसे सिरदर्द महसूस हुआ और वह इसके बारे में परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। प्रमुख को प्रणाम। अमर संस्था में सभी ने आचार्य देवदत्त चौहान को अत्यंत सम्मानजनक रवैये से प्रणाम किया। आचार्य देवदत्त चौहान इस समय ऊंचे मंच पर खड़े थे, नीचे हजारों शिष्यों को देख रहे थे और उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। त्रिलोक खत्री आचार्य देवदत्त चौहान के पास खड़ा था, शक्तिशाली अमर संस्था को देख रहा था और उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव आ गया। मंडप प्रमुख त्रिलोक, चलिए और समय बर्बाद न करें और प्रतियोगिता शुरू करें। प्राण साधना अवस्था से शुरुआत कैसी रहेगी? आचार्य देवदत्त चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वे सहज दिख रहे थे। त्रिलोक खत्री थोड़ा मुस्कुराया, फिर कहा, प्रमुख चौहान, मैंने इस प्रतियोगिता के लिए एक नियम सोचा है, क्या आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं? आचार्य देवदत्त चौहान दिल खोलकर हंसे, फिर दबंग लहजे में कहा, मंडप प्रमुख त्रिलोक, कृपया बोलिए। त्रिलोक खत्री थोड़ा मुस्कुराया, फिर कहा, प्रत्येक प्राण साधना अवस्था से 5 लोग भेजे जाएंगे, एक एक करके। विजेता रुकेगा और प्रतियोगिता जारी रखेगा। हारने वाला लड़ने के लिए लोगों को भेजेगा जब तक कि दूसरी तरफ के सभी 5 सदस्य हार न जाएं। विजेता को 35% संसाधन मिलेंगे और हारने वाले को 15%। आपका क्या विचार है? जैसे ही त्रिलोक खत्री ने समझाया, आचार्य देवदत्त चौहान समझ गए। उनकी आंखें महातलवार मंडप में एक बाघ जैसे मजबूत आदमी पर पड़ी और वो तुरंत त्रिलोक खत्री की योजना समझ गए। लेकिन इस समय अमर संस्था के सभी शिष्यों के सामने उनके पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था, अन्यथा वो चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। चूंकि मंडप प्रमुख त्रिलोक इस तरह से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो हमारी अमर संस्था कैसे डर सकती है? हम मंडप प्रमुख त्रिलोक के निर्देशों का पालन करेंगे। आचार्य देवदत्त चौहान की सहमति सुनकर त्रिलोक खत्री जोर से हंसे बिना नहीं रह सका, बहुत खुश महसूस कर रहा था। दोनों के बीच की बातचीत बिना किसी छिपाव के पूरे स्थल में फैल गई। आदित्य की नजर भी इस समय महातलवार मंडप की दिशा में टिकी थी। वह देख सकता था कि महातलवार मंडप के 5 प्राण साधना अवस्था के महारथी बहुत शक्तिशाली थे।
उनमें से 4 प्राण साधना के 9वें स्तर पर थे, 3 शिखर पर पहुंच चुके थे और दूसरा 8वें स्तर के शिखर पर था। जतिन सिंह, कौशल झा, ललित हांडा, लीना यादव, विशाल जोशी, तुम पांचों बाहर आओ। इस समय त्रिलोक खत्री ने सीधे कहा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, 5 आकृतियों ने एक कदम आगे बढ़ाया। इन 5 लोगों में जतिन सिंह सबसे भयानक है। वो 2 मीटर से अधिक लंबा है और उसका आभामंडल मजबूत है। वो बाकी चारों से कहीं बेहतर है। आदित्य ने जतिन सिंह को देखा और उसकी आंखों में गंभीरता का भाव आ गया। मंडप प्रमुख को प्रणाम। जतिन सिंह, कौशल झा और अन्य 5 लोगों ने एक ही समय में कहा। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि वे लगभग पूरे अमर संस्था में फैल गईं। अमर संस्था के बुजुर्गों और शिष्यों ने सभी अपनी आंखें उनकी ओर घुमा लीं और उनमें से कई अपनी आंखों में आश्चर्य प्रकट किए बिना नहीं रह सके। दूसरे बुजुर्ग गुरु प्रताप, तीसरे बुजुर्ग मेघा इंद्रधनुष और अन्य सभी गंभीर दिखे। जब उन्होंने उस पर एक नजर डाली तो उनकी आंखों में चिंता का भाव था। प्रमुख चौहान, मेरे महातलवार मंडप के इन 5 छोटे लड़कों के बारे में आपका क्या विचार है? त्रिलोक खत्री ने अपनी आंखों में एक गर्व भरी मुस्कान दिखाई और बोला। आचार्य देवदत्त चौहान थोड़ा मुस्कुराए, फिर कहा, प्राण साधना अवस्था में इस स्तर तक साधना करना आसान नहीं है, जिसमें जोरदार ऊर्जा और रक्त और एक पूर्ण आत्मा हो। जब हम भविष्य में अपना आधार बनाएंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 5 साधना मंच या 6 भी खोलेंगे। एक संस्था के नेता के रूप में आचार्य देवदत्त चौहान में कुछ उदारता है और उनका मूल्यांकन बहुत प्रासंगिक है। त्रिलोक खत्री ने ज्यादा दूर नहीं मानवी चौहान पर एक नजर डाली, फिर आह भरी और एक पल के लिए थोड़ा ऊब महसूस किया। क्योंकि मानवी चौहान अमर संस्था में एकमात्र व्यक्ति है जिसने 9 साधना मंच खोले हैं। हालांकि अमर संस्था ने इस मामले को गुप्त रखा, फिर भी त्रिलोक खत्री को इसके बारे में पता चल गया। 9 साधना मंच, वो एक सच्चा प्रतिभाशाली है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम हैं। अब मेरे पास अभी भी अमर संस्था से मुकाबला करने का मौका है, लेकिन भविष्य में मेरे पास एक साथ खड़े होने का भी मौका नहीं होगा। प्रमुख चौहान, कृपया अपने लोगों को बाहर आने दें। त्रिलोक खत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। आचार्य देवदत्त चौहान शांत दिखे, फिर दूसरे बुजुर्ग गुरु प्रताप को सिर हिलाया। गुरु प्रताप ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, चेतन बिष्ट, धीरज सिंह, फराज हुसैन, हर्ष ग्रोवर, आदित्य सिंह, तुम 5 कदम बाहर रखो। जैसे ही गुरु प्रताप ने बोलना समाप्त किया, 5 आकृतियां एक ही समय में उड़ गईं और देखने के मंच के नीचे आ गईं। उन 5 ने अपनी मुट्ठियां बांधी और एक ही समय में कहा, प्रमुख को प्रणाम, बुजुर्गों को प्रणाम। जिस पल 5 लोग प्रकट हुए, अमर संस्था में कोहराम मच गया। ये कैसे हो सकता है? इसमें एक प्राण साधना स्तर 7 का भी शामिल हो रहा है। क्या ये सिर्फ हास्यास्पद नहीं है? हाँ, हमारी संस्था में प्राण साधना के 8वें स्तर के लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? मैं उसे पहचानता हूँ। वह वही था जिसने कल पवन वज्र घाटी में बड़ी बहन का कीर्तिमान तोड़ा था। उसका नाम शायद आदित्य सिंह है। अमर संस्था में लोग फुसफुसाने और बात करने लगे और उनकी चर्चा का विषय आदित्य सिंह था। अमर संस्था के शिष्य अच्छी तरह जानते थे कि यह प्रतियोगिता केवल विचारों का एक सरल आदान प्रदान नहीं थी, बल्कि संस्था के भविष्य के संसाधनों से संबंधित थी। इस समय कई लोगों ने आदित्य सिंह को असंतोष से देखा। प्राण साधना के 7वें स्तर के एक व्यक्ति को दिखावा करने का क्या मतलब था? अनन्या शर्मा, तारिणी और ऋषभ ने भी आश्चर्य से आदित्य सिंह को देखा। लेकिन बस एक पल के बाद अनन्या शर्मा और तारिणी दोनों के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वे बस ये सोच रहे थे कि आदित्य सिंह को सबक सिखाने का अवसर कैसे ढूंढा जाए। अब जब उन्होंने उसे मैदान पर देखा तो वे तुरंत बेहतर मूड में आ गए। एक बार जब आदित्य सिंह प्रतियोगिता हार जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। भले ही उसकी गुरु उसे पसंद करे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। वह हर किसी द्वारा अलग थलग रहने के लिए नियत है। लेकिन सवाल यह है कि आदित्य सिंह के प्राण साधना के 7वें स्तर के साधना स्तर के साथ क्या वह जीत सकता है? अनन्या शर्मा और तारिणी को लगा कि इस सवाल के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बारे में एक सेकंड और सोचना भी अपनी बुद्धि का अपमान होगा। त्रिलोक खत्री की आंखें आदित्य सिंह की ओर घूमी, उसकी नजर बेहद शातिर थी। महातलवार मंडप के लोग शरीर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। त्रिलोक खत्री स्पष्ट रूप से आदित्य सिंह के शरीर में निहित भयानक शारीरिक शक्ति को महसूस कर सकता है। अच्छा शिष्य, त्रिलोक खत्री ने उसकी उदारतापूर्वक प्रशंसा की और आदित्य सिंह के साधना स्तर को देखने के बाद वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। त्रिलोक खत्री का मानना था कि अगर आदित्य सिंह प्राण साधना के 9वें स्तर पर पहुंच गया होता तो अपनी विशाल शारीरिक शक्ति के साथ वह वास्तव में जतिन सिंह को चुनौती दे सकता था। आजकल बेशक यह अभी भी थोड़ा कम है। इस समय त्रिलोक खत्री के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब तक वो प्राण साधना अवस्था की प्रतियोगिता जीत सकता है, आधार निर्माण अवस्था में ज्यादा दबाव नहीं होगा। जहां तक बैंगनी भवन अवस्था में प्रतियोगिता की बात है, त्रिलोक खत्री को कोई उम्मीद नहीं थी। वो अच्छी तरह जानता था कि महातलवार मंडप के लोग मानवी चौहान को नहीं हरा सकते। शांत घटनास्थल पर चर्चा सुनकर दूसरे बुजुर्ग गुरु प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा,
जैसे ही उनके शब्द बोले गए, पूरा दृश्य अचानक शांत हो गया और किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। चलो शुरू करते हैं, आचार्य देवदत्त चौहान ने शांत भाव से कहा। जैसे ही आचार्य देवदत्त चौहान के शब्द सुने गए, घटनास्थल पर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। महातलवार मंडप की ओर एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकला, फिर उड़कर प्रतियोगिता मंच पर खड़ा हो गया। महातलवार मंडप से ललित हांडा, मुझे आश्चर्य है कि अमर संस्था का कौन सा बड़ा भाई बाहर आकर मुझे सिखाना चाहेगा। ललित हांडा के बोलने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी पीठ पर तलवार निकाला और उसकी गति फट गई, जो आश्चर्यजनक रूप से प्राण साधना के 9वें स्तर का शिखर था। इस समय वहां मौजूद सभी गंभीर दिखे। अमर संस्था की ओर पांचों लोगों ने एक दूसरे को देखा और चेतन बिष्ट ने धीरज सिंह को सिर हिलाया। धीरज सिंह ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे प्रतियोगिता मंच पर चला गया। अमर संस्था से धीरज सिंह का परिचय बहुत सरल था, केवल 6 छोटे शब्द, और फिर उसके शरीर पर तेज छोड़ा गया, जो प्राण साधना के 9वें स्तर का शिखर भी था। पहली प्रतियोगिता के रूप में अमर संस्था और महातलवार मंडप दोनों स्पष्ट रूप से गति खोना नहीं चाहते। मैं प्रतियोगिता हारना नहीं चाहता, धीरज भाई, आगे बढ़ो। अमर संस्था की ओर किसी ने पहले चिल्लाया, जिसने तुरंत कई लोगों को चिल्लाने के लिए आकर्षित किया। वे सभी प्राण साधना अवस्था में छोटे भाई और बहन थे। हालांकि जैसे ही दूसरे बुजुर्ग खड़े हुए और अपना हाथ नीचे दबाने के लिए बढ़ाया, आवाजें बंद हो गईं। प्रतियोगिता मंच पर धीरज सिंह और ललित हांडा एक दूसरे के सामने खड़े थे। धीरज सिंह के दाहिने हाथ में एक लंबी तलवार थी। उनमें से किसी ने भी हमला करने की जल्दी नहीं की, बल्कि एक दूसरे को देखा। उनका तेज लगातार बढ़ रहा था, एक शक्तिशाली तेज बना रहा था जो एक दूसरे की ओर कुचल रहा था। ये समान स्तर के लोगों के बीच एक सामान्य क्रिया है। जो कोई भी दबाव का सामना नहीं कर सकता और पहला कदम उठाता है, वो अक्सर नुकसान में रहता है। दोनों लोगों की ऊर्जा एक दूसरे से टकराई और समय समय पर विस्फोटों की आवाज सुनी जा सकती थी। आसपास के लोगों ने अपनी सांस रोक ली और उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। मारो! धीरज सिंह और ललित हांडा एक ही समय में चिल्लाए, अपनी तलवारें उठाईं और एक ही समय में एक दूसरे पर वार किया। तलवार की रोशनी हवा में टकराई, जिससे एक तीखी टन की आवाज आई। धीरज सिंह ने पहला कदम उठाया, अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई, तलवार की रोशनी निकाली जो ललित हांडा पर बरस रही थी। बस एक पल में धीरज सिंह ने 10 से ज्यादा तलवारें चलाईं। तलवार की रोशनी जमीन पर बहते पारे की तरह थी, एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, जिसने सीधे ललित हांडा को निगल लिया। धीरज सिंह ने हमला करने में पहल करने का अधिकार पकड़ लिया है। टन टन टन, तलवारों के टकराने की आवाज लगातार बजती रही। धीरज सिंह ने अपने शरीर कौशल का इस्तेमाल किया और उसका शरीर परछाइयों में बदल गया। ललित हांडा को घेर लिया और उस पर पागलों की तरह हमला किया। उसी समय धीरज सिंह जोर से चिल्लाया और उसके दाहिने हाथ की हथेली से एक हरी रोशनी उठी और फिर उसने ललित हांडा को थप्पड़ मारा। हरे हथेली के निशान ने तेज हवाएं उठाईं और सीधे ललित हांडा की ओर बढ़ गईं। यह अमर संस्था की हरित रेत हथेली है। हथेली की हवा भयंकर है, जैसे पीली रेत ले जाने वाली तेज हवा हर छेद में घुस जाती है। ललित हांडा अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसके हाथ में लंबी तलवार लगातार धीरज सिंह की तलवार की रोशनी को रोकती रही। धीरज सिंह को उसे थप्पड़ मारते देख ललित हांडा का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने भी अपने बाएं हाथ से थप्पड़ मारा। धड़ाम की आवाज के साथ ललित हांडा कई कदम पीछे हट गया और उसके बाएं कंधे पर एक खून का निशान दिखाई दिया। ये धीरज सिंह की तलवार की ऊर्जा से लगी चोट थी। अमर संस्था के कई शिष्यों ने इस दृश्य को देखकर राहत की सांस ली। लेकिन इस समय ललित हांडा हिल गया। तुमने मुझ पर इतनी तलवारों से हमला किया है, अब मेरी बारी है। ललित हांडा एक मजबूत आदमी था और उसने अपने बाएं कंधे पर लगी छोटी सी चोट की परवाह नहीं की। जैसे ही उसके शब्द निकले, ललित हांडा धीरज सिंह की ओर उड़ गया। प्रचंड पवन के 18 प्रहार। ललित हांडा जोर से चिल्लाया, अपने हाथ में बड़ा तलवार उठाया, दोनों हाथों से तलवार को पकड़ा और फिर एक हिंसक तूफान की तरह 18 बार नीचे काटा। तलवार की ऊर्जा हर जगह थी और हर बार जब तलवार काटी जाती तो एक तीखी सीटी की आवाज सुनाई देती और साथ ही एक तेज हवा बह जाती। इस समय ललित हांडा ने बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी ताकत से हमला किया। टन टन टन, हिंसक तलवारों के टकराने की आवाज लगातार बजती रही और हर टक्कर से धीरज सिंह के हाथ थोड़े कांप जाते। 18 लगातार वार के बाद एक जोरदार खनक के साथ धीरज सिंह के हाथ में लंबी तलवार सीधे कट गई। इस समय धीरज सिंह स्तब्ध रह गया और वहीं खड़ा हो गया, थोड़ा घबराया हुआ। लेकिन यह एक प्रतियोगिता मंच है, ललित हांडा उसे कोई मौका नहीं देगा। इससे पहले कि धीरज सिंह प्रतिक्रिया दे पाता, ललित हांडा उड़कर ऊपर गया और उसे लगातार कई बार लात मारी, जो सभी धीरज सिंह के सीने पर लगी। धड़ाम की आवाज के साथ धीरज सिंह को ललित हांडा ने प्रतियोगिता मंच से बाहर लात मार दी और वह भारी रूप से जमीन पर गिर गया। धीरज सिंह कराह उठा, अपना मुंह खोला, एक मुंह खून थूका और उसका चेहरा पीला पड़ गया।
धीरज सिंह हार गया और पूरी तरह से हार गया और उसे सीधे प्रतियोगिता मंच से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा ललित हांडा ने दया दिखाई क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने अपने हाथ में तलवार के बजाय अपने पैरों का इस्तेमाल किया, अन्यथा धीरज सिंह अब तक एक लाश होता। अमर संस्था के लोग मूल रूप से खुश थे, लेकिन बस एक पल में अंत उलट गया और कई लोग प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। इस समय अमर संस्था में कई लोगों के चेहरे बदसूरत थे। आचार्य देवदत्त चौहान ने ललित हांडा पर एक नजर डाली, फिर मुस्कुराए और त्रिलोक खत्री से कहा, ये ललित हांडा बुरा नहीं है। त्रिलोक खत्री दिल खोलकर हंसा, फिर कहा, उसके पास केवल पाश्विक बल है, लेकिन उसकी समझ थोड़ी कम है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि जब वो आधार निर्माण अवस्था में पहुंचेगा तो क्या होगा। वे दोनों एक संस्था के नेता हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी मानसिकता एक प्रतियोगिता से प्रभावित नहीं होगी। इस समय धीरज सिंह अपना सिर झुकाकर अमर संस्था से वापस आया और चेतन बिष्ट से कहा, बड़े भाई चेतन, मुझे माफ कर दो। चेतन बिष्ट ने अपना सिर हिलाया, उसका भाव कुछ गंभीर था। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति धीरज सिंह से थोड़ी मजबूत थी, लेकिन ये ज्यादा मजबूत नहीं थी। मैं जाऊंगा। फराज हुसैन ने चेतन बिष्ट पर एक नजर डाली। चेतन बिष्ट ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें हर्ष ग्रोवर और आदित्य सिंह पर घूमी और फिर अपनी नजर हर्ष ग्रोवर पर टिका दी। जहां तक आदित्य सिंह की बात है, उसने उसे बस नजरअंदाज कर दिया। हर्ष ग्रोवर ने सिर हिलाया, वह समझ गया कि बड़े भाई चेतन बिष्ट का क्या मतलब है। वह चाहता था कि वो ललित हांडा को मारने का कोई तरीका ढूंढें। हर्ष ग्रोवर मैदान पर आया। वह एक प्रसिद्ध लड़ाकू दीवाना था। अगर उसके क्षेत्र की सीमा न होती तो उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से धीरज सिंह से कहीं बेहतर होती। लेकिन भले ही वे सामान्य समय में लड़ रहे होते, धीरज सिंह को उसे हराने के लिए सैकड़ों चालों तक लड़ना पड़ता। अमर संस्था से हर्ष ग्रोवर, कृपया मुझे कुछ सलाह दें, बड़े भाई ललित हांडा। हर्ष ग्रोवर के बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और कुल्हाड़ियों की एक जोड़ी प्रकट हुई। ये उसके हथियार थे। जिस युद्ध कौशल का वह अभ्यास करता था उसे उन्मत्त 13 कुल्हाड़ियां कहा जाता था, और यह जितना उन्मत्त होता उतना ही शक्तिशाली होता। हर्ष ग्रोवर ने अतीत में अपने साथी भाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय कभी भी पूरी तरह से जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज उसे इतनी चिंताएं नहीं थीं। मारो। हर्ष ग्रोवर स्वाभाविक रूप से ललित हांडा को ज्यादा समय नहीं देगा, अन्यथा अगर दूसरा पक्ष पूरी तरह से ठीक हो गया तो वह वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। ललित हांडा बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। उसने दोनों हाथों से तलवार को पकड़ा और फिर से प्रचंड पवन के 18 प्रहार का इस्तेमाल किया। दोनों ने आमने सामने लड़ाई की। टन टन टन, तलवार और कुल्हाड़ियों के टकराने की आवाज अंतहीन थी, एक कठोर ध्वनि बना रही थी। हर्ष ग्रोवर की आंखें लाल होने लगीं और उसके हाथों में 2 कुल्हाड़ियां पागल हो गईं, एक तूफान की तरह ललित हांडा पर बरस रही थीं। हर्ष ग्रोवर ने इस समय उन्मत्त 13 कुल्हाड़ियों का अपनी पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया और प्राण साधना के 8वें स्तर के शिखर पर उसकी साधना ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। हर कुल्हाड़ी का वार प्राण साधना के 9वें स्तर पर ललित हांडा से कमजोर नहीं था। ललित हांडा ने अभी अभी एक प्रतियोगिता समाप्त की थी, इसलिए वह वास्तव में पागल हर्ष ग्रोवर का सामना करने में असमर्थ था। जैसे ही हर्ष ग्रोवर की दोहरी कुल्हाड़ियां पागलों की तरह बरसने लगी, ललित हांडा कदम दर कदम हार गया और बस एक पल में वो प्रतियोगिता मंच के किनारे पर पीछे हट गया। ललित हांडा अच्छी तरह जानता था कि वह हारने वाला है और वह हर्ष ग्रोवर का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वो कभी भी दूसरे पक्ष को आसान समय नहीं देगा। चूंकि वह हारने वाला था तो वह पूरी तरह से हार जाएगा। ये सोचते ही ललित हांडा की आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई और उसके पूरे शरीर का तेज किसी ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ा, जो पहले से 2 गुना शक्तिशाली था। उन्मत्त नाग प्रहार। ललित हांडा के चिल्लाते ही उसने अपने हाथ में थामी लंबी तलवार उठाई और नीचे की ओर वार कर दिया। तलवार की एक चमक निकली जिसमें नाग की हल्की दहाड़ सुनाई दे रही थी और सीधे हर्ष ग्रोवर की ओर बढ़ गई। हर्ष ग्रोवर भी जोर से चिल्लाया और उसने ललित की तलवार का सामना करने के लिए एक साथ अपनी दोनों कुल्हाड़ियां घुमा दी। खचाक। हर्ष ग्रोवर और ललित हांडा एक ही समय पर पीछे की ओर उड़े और फिर एक साथ उनके मुंह से खून की बौछार निकली। धड़ाम धड़ाम, एक व्यक्ति प्रतियोगिता के मंच पर गिरा और दूसरा मंच के नीचे, और दोनों के चेहरे एक ही समय पर सफेद पड़ गए। चाहे वो हर्ष ग्रोवर हो या ललित हांडा, दोनों के हाथों से खून बह रहा था। ये तब हुआ था जब उन्होंने अभी अभी आखिरी प्रहार किया था और उनके पो एक ही समय पर चटक गए थे। मंच पर खड़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हर्ष ग्रोवर था और नीचे खड़ा व्यक्ति ललित हांडा। हालांकि ललित हांडा हार गया था, लेकिन अमर संस्था और महातलवार मंडप दोनों के लोगों ने उसे ही विजेता माना। अमर संस्था के कई लोगों ने ललित हांडा को थोड़ी इज्जत भरी नजरों से देखा। ये जानते हुए भी कि वह हारने वाला है, उसने वास्तव में हर्ष ग्रोवर को हरा ही दिया था। आदित्य सिंह ने ललित हांडा की ओर देखा और मन ही मन सिर हिलाया। ये ललित हांडा सच में अद्भुत था। आदित्य सिंह स्वाभाविक रूप से ललित हांडा की शक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसके निर्णायक स्वभाव और बुद्धिमानी की बात कर रहा था।
अपने पिछले जीवन में हालांकि आदित्य सिंह को अमर संस्था और महातलवार मंडप के बीच की प्रतियोगिता के बारे में पता था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नाड़ियों पर था, इसलिए उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वो केवल इतना जानता था कि इस प्रतियोगिता का परिणाम अच्छा नहीं था। इस प्रतियोगिता के बाद हर्ष शिखर के सभी साधना संसाधनों में 10% की कटौती कर दी गई थी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर जीतना है तो सारा दबाव शायद मुझ पर ही आ पड़ेगा। ये सोचते ही आदित्य सिंह अचानक थोड़ा उत्साहित हो गया। क्या सिस्टम का काम उसे अमर संस्था में शुरुआती प्रसिद्धि दिलाना नहीं था? महातलवार मंडप, कौन से अग्रज भाई मुझे सिखाने आएंगे? उसी क्षण हर्ष ग्रोवर की आवाज गूंजी। उसकी आंखों में अब भी युद्ध का उत्साह भरा हुआ था। बस उसके हल्के कांपते हाथ दिखा रहे थे कि हर्ष ग्रोवर इस समय अच्छी स्थिति में नहीं था। मैं तुमसे मिलूंगी। महातलवार मंडप की ओर से एक महिला की आवाज सुनाई दी, जिसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। यह महातलवार मंडप की लीना यादव थी। लीना यादव धीरे धीरे प्रतियोगिता के मंच पर चढ़ी। उसने हर्ष ग्रोवर के हाथों को देखा जिनसे अभी भी खून बह रहा था, और शांति से कहा, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। हर्ष ग्रोवर दिल खोलकर हंसा और बोला, ये सच है या नहीं, हम लड़ने के बाद बात करेंगे, मैं आ रहा हूं। हर्ष ग्रोवर के ये कहने के बाद वो सीधे लीना यादव की ओर बढ़ गया। उसने अपने हाथों में दोनों कुल्हाड़ियां उठाईं। उसकी आंखें लाल थीं और वह फिर से अपनी उन्मत्त अवस्था में लौट आया। लीना यादव पर पागलों की तरह हमला करने लगा। लीना यादव के चेहरे पर उदासीन भाव थे। उसने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई और बिना पीछे हटे वो हर्ष ग्रोवर से दर्जनों बार भिड़ गई। हर्ष ग्रोवर के लड़खड़ाते कदमों को देखते हुए लीना यादव हवा में उड़ी और एक पल में हर्ष ग्रोवर के सामने से गायब हो गई। इससे पहले कि हर्ष ग्रोवर मुड़ता, लीना यादव ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारा। हर्ष ग्रोवर का शरीर हवा में उड़ गया और लीना यादव ने एक ही हथेली से उसे प्रतियोगिता के मंच से नीचे गिरा दिया। प्रतियोगिता के इस मोड़ पर कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि अमर संस्था पहले से ही नुकसान में थी। अमर संस्था में 3 लोग बचे थे, लेकिन महातलवार मंडप में 4 लोग बचे थे और उनके 2 सबसे मजबूत आदमी अभी तक मैदान में नहीं उतरे थे। अमर संस्था के सभी बुजुर्गों ने इस क्षण अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। एक बार वे प्राण साधना अवस्था की प्रतियोगिता हार गए तो चाहे आधार निर्माण अवस्था और बैंगनी भवन अवस्था की प्रतियोगिताओं के परिणाम कुछ भी हों, अमर संस्था हार चुकी होगी। पिछले वर्षों में अमर संस्था और महातलवार मंडप के बीच की प्रतियोगिता में वे 60% संसाधन हासिल कर पाते थे, लेकिन इस बार प्रतियोगिता के जीतने की संभावना 50% भी खतरे में लग रही थी। बड़ी बहन, महातलवार मंडप ने अच्छी तैयारी की है। हर्षिता वाघेला मानवी चौहान के बगल में खड़ी थी और उसने गंभीर भाव से कहा। मानवी चौहान ने सिर हिलाया, फिर शांति से कहा, घबराओ मत, स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। मानवी चौहान के ये कहने के बाद वो आदित्य सिंह को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। किसी कारण से उसे लगा कि यह छोटा भाई असाधारण है। मानवी चौहान ने कल आदित्य सिंह को लड़ते हुए देखा था। आदित्य सिंह की शारीरिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन जब उसकी आत्मा ने उस पर नजर डाली तो वह उसके शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा और रक्त को महसूस नहीं कर सकी। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि प्रतिद्वंद्वी का शरीर शक्तिशाली ऊर्जा और रक्त को बाहर निकालने की अवस्था से आगे निकल गया है और अंतर्मुखी हो गया है। इसने मानवी चौहान को आदित्य सिंह के साधना स्तर को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया और उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हर्षिता वाघेला के पास स्वाभाविक रूप से मानवी चौहान जैसी पारखी नजर नहीं थी। उसने चेतन बिष्ट, फराज हुसैन और आदित्य सिंह पर एक नजर डाली और मन ही मन एक हल्की आह भरी। इस क्षण फराज हुसैन मंच पर आया। अमर संस्था के शिष्यों ने अपनी सांसें रोक लीं और अपनी आंखें फराज हुसैन पर टिका दीं। अमर संस्था का फराज हुसैन, कृपया सिखाएं। फराज हुसैन के अपना नाम बताने के बाद लीना यादव और फराज हुसैन ने एक दूसरे को देखा और फिर एक ही समय पर एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। दोनों लोगों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, और टकराव की आवाजें अंतहीन थीं। आदित्य सिंह प्रतियोगिता के मंच पर दोनों लोगों को घूर रहा था। 2 जीवन जीने के कारण उसकी नज़र स्वाभाविक रूप से आम लोगों के बराबर नहीं थी। आदित्य सिंह पहले ही देख चुका था कि लीना यादव और फराज हुसैन के साधना स्तर समान थे और अंतिम परिणाम बराबरी का हो सकता था, जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान होता। जैसा कि अपेक्षित था, 200 से अधिक चालों तक लड़ने के बाद लीना यादव और फराज हुसैन ने एक साथ अपनी सबसे मजबूत चालों का इस्तेमाल किया और फिर एक दूसरे से टकरा गए। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों लोग एक ही समय पर पीछे की ओर उड़े। उनके मुंह से खून की बौछार निकली। दोनों प्रतियोगिता के मंच पर गिर पड़े और एक ही समय पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन दोनों लड़खड़ा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय पर प्रतियोगिता के मंच से नीचे कूद गए। फराज हुसैन चेतन बिष्ट के पास लौटा, कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसके मुंह के कोने से अभी भी खून बह रहा था। चेतन बिष्ट ने फराज हुसैन के कंधे पर थपथपाया। इस समय वो बहुत दबाव में था। उसी क्षण एक आकृति उड़कर प्रतियोगिता के मंच पर आ खड़ी हुई। ये कौशल झा था और एक शक्तिशाली तेज बाहर की ओर फैल गया।
महातलवार मंडप का कौशल झा, कृपया सिखाएं। चेतन बिष्ट ने कौशल झा की ताकत को महसूस किया, भौहें सिकोड़ी, आदित्य सिंह पर एक नजर डाली और अपना सिर हिलाया। चेतन बिष्ट उड़कर सीधे प्रतियोगिता के मंच पर आ खड़ा हुआ। उसने मुठ्ठियां बांधी और कहा, अमर संस्था का चेतन बिष्ट। प्राण साधना के स्तर पर चेतन बिष्ट को अमर संस्था में सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता है और उसकी ताकत धीरज सिंह और फराज हुसैन से भी ऊपर है। चेतन बिष्ट को प्रतियोगिता के मंच पर कदम रखते देख कई प्राण साधना अवस्था के शिष्यों ने जयकारे लगाए, भाई चेतन, आगे बढ़ो, तुम सबसे मजबूत हो। कई महिला शिष्याओं ने आवाज लगाई और कुछ की आंखों में तो तारे चमक रहे थे। वे स्पष्ट रूप से चेतन बिष्ट की छोटी प्रशंसक थीं। उन्हें क्या पता था कि चेतन बिष्ट इस समय जबरदस्त दबाव में था, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कौशल झा की ताकत बहुत मजबूत थी, उससे कम नहीं थी और शायद उससे थोड़ी ज्यादा ही मजबूत थी। लेकिन उसे ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। जहां तक अंतिम जीत की बात है तो वह कुछ नहीं कर सकता। इस क्षण अमर संस्था के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के चेहरों पर से उदासीन भाव गायब हो गए थे और उनकी जगह गंभीर भावों ने ले ली थी। यहां तक कि आचार्य देवदत्त चौहान की आंखों में भी एक गंभीरता का भाव था। देवदत्त चौहान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर आदित्य सिंह की ओर देखा, यह नहीं जानते हुए कि क्या ये लड़का उसे कोई आश्चर्य दे सकता है।